जिंदगी में हर इंसान का टारगेट खुश रहना ही है। एक बार के लिए ये मान लिया जाए कि हम पैसा, पावर या प्यार के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन इन सब का बाई प्रोडक्ट भी तो खुशियां ही है। जिस तरह से सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक वैसे ही खुशियां भी किसी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती। मगर खुशियां हासिल करने या खुश रहने के कुछ तरीके जरूर है। ये तरीके इंसान की उस सोच को झूठा साबित कर देते हैं जिसके अनुसार खुशियां पाने के लिए पैसा, बहुत सारे रिसोर्सेस या यूं कहे बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी सोच को बदलने और उन तरीकों से रूबरू होने के लिए कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है माइक वाइकिंग की लिखी किताब द लिटिल बुक ऑफ हुगो की समरी। डेनमार्क पिछले 10 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाए हुए है, जबकि इस देश में खराब मौसम, हाई टैक्स रेट जैसी कई प्रॉब्लम्स है। अगर उन पर गौर किया जाने लगा तो इंसान कभी दुखों से बाहर नहीं निकल पाएगा। हम अपने देश को ही उदाहरण के तौर पर ले तो यहाँ डेनमार्क के मुकाबले उतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन कई बार ये खुश न रहने की वजह जरूर बन जाती है। मगर डेनमार्क के लोगों ने न केवल खुद को इसके साथ एडजस्ट किया है, बल्कि इस सिचुएशन में भी खुद को खुश रखने के तरीके निकाले हैं। इन्हीं तरीकों को हुगा का नाम दिया गया है। हुगा नाम के इस कॉन्सेप्ट में ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजों को जोड़ा गया है जिन्हें जिंदगी में लाने से खुशियां हासिल की जा सकती है। इस समरी में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि क्यों एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होना जरूरी है और दो लोगों का रिश्ता कैसे उनकी खुशियों को बढ़ा सकता है। इस किताब में हम ऐसे कई तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनकी मदद से हम खुश रहने का फॉर्मूला हासिल कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या घर या साल के किसी भी महीने में खुशियों को इनवाइट करना हो। इस चर्चा में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर आपकी खुशियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं एक नया सफर जहां हम चर्चा करेंगे माइक वाइकिंग की किताब द लिटिल बुक ऑफ हुगा पर। आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। डेनमार्क खराब मौसमों से जूझने वाले देशों में से एक है। साथ ही यहाँ के हाई टैक्स रेट लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मगर इसके बावजूद डेनमार्क दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में टॉप पर है। इस देश में खुशी की रेसिपी हुगा को माना जाता है। डेनमार्क के लोग दुनिया में सबसे खुशहाल लोग हैं, जो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से अक्सर मिलते रहते हैं और जिंदगी में सुकून और शांति बनाए रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ की खुशी की रेसिपी हुगा में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाता ही जा रहा है। यूके की कॉलेज डेनमार्क की रेसिपी हुगा को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। वही दुनिया भर के जर्नलिस्ट डेनमार्क में इस खुशी के नुस्खे पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही दुनिया में हुगा बेकरी और कैफे की संख्या बढ़ती जा रही है। मगर हुगा असल में है क्या? इसे अमल कैसे लाया जाता है? आइए इन सवालों का जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैंडल्स हुगा का एक खास हिस्सा है। डेन्स लोगों में 85% लोग हुगा को कैंडल्स के साथ जोड़कर देखते हैं। हुगा को अमल में लाने के लिए कैंडल्स को जलाने के अलावा कोई और बेहतर तरीका नहीं है। जैसा कि कैंडल्स को डेनिश भाषा में लैवेंडर लीस कहा जाता है, जिसका मतलब है जिंदा रोशनी। डेनमार्क में अमेरिकी एम्बेसडर रूफस गिफोर्ड ने भी कैंडल्स के साथ डेन्स लोगों के कनेक्शन के बारे में कहा था कि यहाँ के लोगों का कैंडल्स का ये प्यार सिर्फ लिविंग रूम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके क्लासरूम से लेकर आपके बेडरूम तक हर जगह है। एक अमेरिकी होने के नाते मुझे आग का खतरा डराता है। मैं सोचता हूँ कि कैसे कोई अपनी क्लास में एक आग की ज्वाला रख सकता है। मगर ये एक तरह का इमोशन है जिससे खुशी मिलती है और इमोशनल कंफर्ट का एहसास होता है। यूरोपियन कैंडल्स एसोसिएशन के अनुसार डेनमार्क का हर इंसान यूरोप में किसी भी जगह के लोगों से ज्यादा कैंडल्स जलाता है। हर इंसान हर साल लगभग 13 पाउंड कैंडल जलाता है, यानी कि यहाँ का हर इंसान साल में लगभग 6.5 पाउंड बेकन खर्च करता है। बेकन को डेनमार्क में एक स्टैंडर्ड मेट्रिक माना जाता है। इतनी कैंडल्स खर्च करना वाकई एक यूरोपियन रिकॉर्ड है। डेनमार्क इस मामले में दूसरे नंबर के देश है
ऑस्ट्रिया के मुकाबले में लगभग दोगुना कैंडल्स जलाता है। ऑस्ट्रिया में हर साल डेनमार्क के मुकाबले 7 पाउंड से थोड़ी कम कैंडल्स जलाई जाती है। हालांकि सेंटेड कैंडल्स का यहाँ इतना क्रेज नहीं है। सबसे पुरानी कैंडल कंपनी ASP होमब्लैड भी सेंटेड कैंडल्स नहीं बनाती। ऐसे कैंडल्स को यहाँ आर्टिफिशियल माना जाता है और यहाँ के लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदने की बात आती है तो डेन्स लोग यूरोप में टॉप पर आते हैं। डेनमार्क पर किए गए सर्वे अनुसार आधे से ज़्यादा लोग सितंबर से लेकर दिसंबर तक और सर्दियों के दौरान लगभग हर दिन कैंडल जलाते हैं। वहीं इनमें केवल 4% लोग ऐसे हैं जो कभी भी कैंडल्स नहीं जलाते। दिसंबर के दौरान कैंडल्स की कंजम्पशन 3 गुना तक बढ़ जाती है। इस दौरान स्पेशल कैंडल्स भी देखने को मिलती है, जिसे केवल क्रिसमस के आसपास के दिनों में जलाया जाता है। इसे कैलेंडर लिस कहा जाता है, यानी कि किसी के आने पर जलाई जाने वाली कैंडल। ये कैंडल 24 लाइन्स में जलाई जाती है, यानी कि क्रिसमस से पहले दिसंबर में हर दिन एक कैंडल जलाई जाती है। इसे दुनिया की सबसे धीमी काउंटडाउन भी माना जा सकता है। ऐसी ही एक स्पेशल कैंडल 4 मई को जलाई जाती है, जिसे लिस फेस्ट या लाइट पार्टी के रूप में भी माना जाता है। असल में साल 1945 में इसी दिन साल 1940 से डेनमार्क पर कब्जा करने वाली जर्मन सेना ने सरेंडर किया था। उस दौरान दुश्मनों को रोकने के लिए डेनमार्क में पूरी तरह अंधेरा रहता था। यही कारण है कि आज यहाँ के लोग 4 मई की शाम को अपनी खिड़कियों में कैंडल जलाकर रोशनी की वापसी का जश्न मनाते हैं। हालांकि इन कैंडल्स में एक कमी है। रिसर्च से पता चलता है कि एक कैंडल जलाने से गाड़ियों और सिगरेट जलाने से भी ज्यादा पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं। डेनमार्क में रोशनी सिर्फ कैंडल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग रोशनी फैलाने वाली हर चीज से प्यार करते हैं। इस कैटेगरी में लैम्प भी शामिल है। यहाँ के लोग बहुत ध्यान से लैम्प का सिलेक्शन करते हैं और उन्हें तरीके के साथ इस्तेमाल करते हुए रोशनी फैलाते हैं। ये भी एक आर्ट, साइंस या यूं कहे कि अब ये एक इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे खूबसूरत से डिजाइन किए गए कुछ लैम्प डेनिश डिजाइन के गोल्डन पीरियड से आते हैं, जैसे कि पॉल हेनिंगसन, अर्ने जेकबसन और वर्नर पेंटन के लैम्प। भले ही यहाँ कोई व्यक्ति पैसों की कमी से क्यों ना जूझ रहा हो, लेकिन वो भी बड़ी से बड़ी रकम इन डिजाइनर लैम्प्स पर खर्च करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा माना जाता है कि लाइट का टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा होगा बनेगी। कैंडल्स और लैम्प्स में बाकी चीजों के मुकाबले यही खासियत है जो इन्हें डेनमार्क की पसंद बनाती है। डेनमार्क के लोग में लाइटिंग के लिए ये जुनून अक्टूबर से मार्च तक नेचुरल वर्ल्ड से दूर रहने की वजह से है। इस दौरान डेनमार्क के पास अंधेरे के अलावा कोई और चीज नहीं बचती। हालांकि डेनमार्क की गर्मियां बहुत सुंदर होती है। जब रोशनी की पहली किरणें देश में पहुंचती है तो लोग अपने हाइबरनेशन से जागते हैं और धूप के स्पॉट की तलाश शुरू कर देते हैं। मगर सर्दियों के अंधेरे और ठंडी रातों के खराब मौसम की कसर गर्मियां पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए रहती है। इसके अलावा डेनमार्क में हर साल 179 दिनों तक बारिश भी होती है। यही वजह है कि हुगा को डेनमार्क की पहचान और संस्कृति के हिस्से के रूप में देखा जाता है। हुगा सर्दी और बरसात के दिनों और अंधेरे की रातों के लिए एक एंटीडोट के समान है। सर्दियों के दौरान ये न केवल एक जरूरत बल्कि एक खुद की पहचान वाली स्ट्रैटेजी बन जाती है। फोटोग्राफी के प्रोफेशन से जुड़े लोग भी इस रोशनी के लिए डेनमार्क के लोगों जितने ही जुनूनी है। फोटोग्राफी का मतलब ही है रोशनी के साथ पेंटिंग। फोटोग्राफी करने से रोशनी की समझ और उसे देखने और उसकी तारीफ करने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ती है। गोल्डन आवर को फोटोग्राफर्स का फेवरेट टाइम माना जाता है। सूरज उगने के बाद का पहला घंटा और सूरज डूबने से पहले का आखिरी घंटा गोल्डन आवर होता है। इसे कभी कभी मैजिक आवर भी कहते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर ये हुगा लाइटिंग करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये वो रोशनी है जिसे आपको टारगेट बनाना चाहिए। ये किसी भी इंस्टाग्राम फिल्टर से बेहतर नजर आती है। हुगा लाइटिंग के लिए ज़रूरी टिप ये है कि कैंडल्स तो जलाए लेकिन कमरे को हवा देना याद रहे। आमतौर पे कमरे में चारों ओर कई छोटे लैंप सीलिंग में सेट किए गए एक बड़े लैंप के मुकाबले ज़्यादा रोशनी देते हैं।
इस एपिसोड को हम यही खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं एक नए एपिसोड की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे कि आखिर हुगा है क्या, इस शब्द का इतिहास क्या है और कैसे ये डेनमार्क के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप सुन रहे हैं माइक वाइकिंग की किताब द लिटिल बुक ऑफ हुगा की समरी हमारे यानी कुकू एफएम के साथ। हुगा शब्द डेनमार्क के लोगों की जिंदगी का एक खास हिस्सा है। इसी शब्द से बने कई शब्दों को डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। डेनिश भाषा को शायद ही कभी सुंदर कहा गया हो। अगर आप गूगल करेंगे कि डेनिश किस तरह लगती है तो पहले 2 रिजल्ट में जर्मन और आलू जरूर शामिल होंगे। विदेशियों के लिए डेनिश मुंह में गर्म आलू रखकर जर्मन बोलने जैसी लगती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये कुछ हद तक सील चोकिंग की तरह लगती है। फिर भी जब हुगा की बात आती है तो ये भाषा बेहद खूबसूरत हो जाती है। हुगो प्रैक्टिस और विशेषण दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्या हुगलिग लिविंग रूम है? आपको देखकर बहुत हुगलिग हुआ। आइए एक साथ हुगलिग समय बिताए। डेनमार्क में लोग हुगो और हुगलिग का इतना इस्तेमाल करते हैं कि कभी कभी ये बहुत ज्यादा लगने लगता है। ये लोग किसी भी समय को हुगलिग बताए बिना नहीं छोड़ते, भले ही वो हुगलिग हो या ना हो। डेनमार्क के लोग जब भी मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत जैसे देशों के लोगों से मिलते हैं तो ग्रुप की डाइवर्सिटी की वजह से उनकी बातचीत हमेशा इंग्लिश में होती है। फिर भी एक डेनिश शब्द ऐसा है जो इन बातचीत में अक्सर इस्तेमाल होता है। ये शब्द डेनमार्क के लोग नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी तब जब वो कोई शर्त हार जाए या बहस में कम पड़ने लगे। वो तब कहेंगे कि मैं तो यहाँ सिर्फ हुगा के लिए हूँ। हुगा फैक्टर इवेंट्स के लिए केवल एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही नहीं है, ये कैफे और रेस्टोरेंट के लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। डेनिश में खूबसूरत रेस्टोरेंट सर्च करने पर गूगल आपको 7000 रिजल्ट्स दिखाएगा। क्वालिटी रेस्टोरेंट सर्च करने पर आपको 9600 ऑप्शंस और सस्ते रेस्टोरेंट पर आपको 30600 रिजल्ट्स मिलेंगे। वही हुगलिग रेस्टोरेंट सर्च करने पर आपको गूगल पर 88,900 रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ के सभी बार और रेस्टोरेंट को हुगो फैक्टर से ही तोला जाता है। इसका मतलब है कि मार्केटिंग क्लास में सीखे प्राइस, प्रोडक्शन, प्रमोशन और प्लस जैसे रूल्स यहाँ काम नहीं आते। डेनिश भाषा की तरह कई अन्य भाषाओं में भी खाने, रेस्टोरेंट और लोगों के साथ घुलने मिलने को हुगो जैसे अलग अलग शब्दों से पहचाना जाता है। ये लोग भी डेनमार्क की तरह हुगो जैसे कंफर्ट और कोजीनेस अपनी भाषा के शब्दों में ढूंढते हैं। जैसे डच में गेज़लिहाइड, जर्मन में गिमेटलिशकाइड और कनाडा में लोग सभी चीजों में घर जैसा एक्सपीरियंस यानी होमिनेस के तराजू पर सभी को तोलते हैं। इतना ही नहीं, डेनिश भाषा की तरह यहाँ भी इन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं से कई शब्द बनाए जाते हैं। शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट में लिखा था, नाम में क्या रखा है, जिसे हम गुलाब कहते हैं, अगर उसे हम किसी और नाम से पुकारेंगे तब भी उसकी महक वही रहेगी। यही बात हुगा पर भी लागू होती है। सिर्फ डेनमार्क के लोग ही ऐसे माहौल, आराम और खुशी को एंजॉय नहीं करना चाहते, बल्कि बाकी देशों के लोग भी आग पर हाथ सेक कर अच्छे लोगों के साथ शराब पीकर शाम गुजारना चाहते हैं। इंग्लिश में भले ही हुगो का मतलब कोजीनेस हो, जो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता हो, लेकिन इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा ही एक शब्द है गेज़लिहाइड, जिसे नीदरलैंड में इस्तेमाल किया जाता है। डिक्शनरी में इसका मतलब यूं तो सिर्फ कोजी या अच्छा होना है, लेकिन डच लोगों के लिए यह शब्द इससे कई ज्यादा बढ़कर है। अगर आप डच लोगों के बीच अपनी मौजूदगी वाकई दर्ज कराना चाहते हैं तो आप इस शब्द का भरपूर इस्तेमाल करें। इस शब्द का इस्तेमाल 2014 में नीदरलैंड टूर पर गए प्रेसिडेंट ओबामा भी कर चुके हैं। उन्होंने अपने इस टूर की तारीफ करते हुए कहा है कि ये यात्रा मेरे लिए एकदम गजलिग रही है। डच लोग इस शब्द का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार करते हैं। जैसे जब कॉफी पीने की बात हो तो ये लोग एक गजलिग कैफे ढूंढते हैं, या जब बारिश में भीगने से बचने के लिए कोई शेल्टर चाहिए तब इनकी नजरें किसी गजलिग बार को तलाशती है जहां सिर्फ पुरानी बियर और गाने बजाए जाते हैं। यही एक्सपीरियंस इनके लिए गेज़लिहाइड होता है। हालांकि गेज़लिहाइड और हुगो में ज्यादा अंतर नहीं है,
लेकिन ये दोनों समान भी नहीं है। गजली हाइट को हुगो से ज्यादा सोशल शब्द माना जाता है और ये कोई नहीं बल्कि डच और डेंस लोगों से इकट्ठे किए गए सर्वे का रिजल्ट कहता है। एक और ऐसा शब्द है कोसलिग, जिसका इस्तेमाल नॉर्वे में किया जाता है। हालांकि इसके मायने थोड़े अलग है। लोग इसका यूज अक्सर आपसी मेलजोल और गर्माहट के लिए करते हैं। वही अगर बात कनाडा के होमिनेस की करें तो इसका यूज बाहरी दुनिया से कनेक्शन काटने के लिए किया जाता है। इससे आपसी मेलजोल गर्माहट की फीलिंग तो आती है, लेकिन इसे घर की फीलिंग देने वाली चीजों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। इस तरह ये शब्द भी हुगो से मिलता जुलता है। ऐसा ही एक और शब्द है गिमिटलिशगाइट, जिसे जर्मनी में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी के लोग इसका यूज भाईचारे, आपसी तालमेल और गर्माहट की फीलिंग के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका यूज जर्मन बियर गार्डन के माहौल को बताने के लिए भी किया जाता है। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों से हम ये जान सकते हैं कि डेनमार्क के अलावा दूसरे देशों के लोग भी हुगो का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि इन सब देशों में कॉन्सेप्ट भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनका मिला जुला वर्जन कोजीनेस, गर्माहट और आपसी मेलजोल की ही फीलिंग देता है। भाषा भले ही अलग हो, लेकिन इनसे मिलने वाली फीलिंग्स एक दूसरे से काफी हद तक मिलती जुलती है। हालांकि डेनमार्क के हुगो और गजली हाइट बाकी शब्दों से ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये आम बोलचाल और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। भले ही कुछ लोगों को इसका कोई फायदा ना दिखता हो, लेकिन डेनमार्क और नीदरलैंड के लोग दुनिया के सबसे खुश लोगों में से एक है। डेनमार्क के इसी शब्द हुगो से ढेरों शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि हुगो क्रॉग, हुगो बस्कर, हुगो जॉनेट आदि। हुगो शब्द के इतिहास की बात करें तो डेनिश भाषा में इसे सबसे पहली बार 18वीं सदी की शुरुआत में देखा गया था। हालांकि ये शब्द नॉर्वेजियन भाषा का है। 1397 से लेकर 1814 तक डेनमार्क और नॉर्वे एक ही राज्य थे। इसी का नतीजा है कि आज भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। नॉर्वेजियन में इसका मतलब खैरियत होना है, वही हुगो को हक से बना हुआ बताया जाता है। हक शब्द बना है 1560 के शब्द HUGGE हुक से, जिसका मतलब है गले लगाना। हक शब्द का जन्म कैसे हुआ ये तो मालूम नहीं, मगर इसकी पैदाइश हिगा से हुई है। ऐसा बताया जाता है कि इसका मतलब होता है आराम दिलाना। वही हिगा HYGGA आया है हुगर से HUGR, जिसका मतलब है मूड। इसी तरह हुगर आया है जर्मन शब्द हुगेन से, जिसका कनेक्शन है इंग्लिश के हाइगन से। वही हाइगन का मतलब है सोचना। हुगो शब्द दुनिया भर में आज अपनी पहचान बना चुका है। इसका कॉन्सेप्ट भी लोग तेजी से अपना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नए एपिसोड की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे कि कैसे लोगों के बीच का रिश्ता हाइक का एक्सपीरियंस देता है। आप जुड़े रहिए माइक वाइकिंग की किताब लिटिल बुक ऑफ हुगो की चर्चा में, हमारे यानी कुकू FM के साथ। डेनमार्क में जब भी लोग एल्प्स में स्कीइंग करके वापस आते हैं, तब लोगों के पैर और पूरा शरीर बुरी तरह से थक चुका होता है। ऐसे में बालकनी में पड़ी कुर्सी और ग्रैंड मार्नियर के कप में गिरने की आवाज कॉफी के तैयार होने की ओर इशारा करती है। ये छोटी छोटी चीजें इंसान को एक अलग ही खुशी देती है, जो इंसान को कुछ न कुछ करने और बस नेचर को निहारते रहने के लिए मोटिवेट करती है। ये छोटी छोटी बातें हुगो को खास बनाती है। माइक वाइकिंग अपने अनुभव से बताते हैं कि जब भी वो हैप्पीनेस रिसर्च पर लेक्चर दे रहे होते हैं, तब वो अपनी ऑडियंस को आग बंद कर उस लास्ट मोमेंट के बारे में सोचने के लिए कहते हैं जब वो खुश थे। ये सुनकर कुछ लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, मगर वो उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें उस मोमेंट को शेयर करने की जरूरत नहीं है। जब लोग अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं, तब पूरा हॉल स्माइल से भर जाता है। फिर जब इन लोगों से पूछा जाता है कि इन यादों में वो अकेले थे या किसी के साथ, तब 10 में से 9 लोगों का जवाब होता है कि वो किसी के साथ थे। हालांकि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन हमारे सोशल रिलेशनशिप हम खुश है या नहीं इसी बात की ओर इशारा करते हैं। ये सोशल रिलेशनशिप ही एक इंसान को दूसरे से ज्यादा खुश बनाते हैं।
यही वजह है कि डेनमार्क की सोसाइटी में इन सोशल रिलेशनशिप्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसका नतीजा हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हर बार ही देखते हैं। इसके साथ ही हुगो की खास बात है कि ये आपको आराम से सोचने और अपनी बात कहने के लिए मोटिवेट करता है। कोई भी इंसान दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, ना ही अटेंशन के लिए कुछ बोलता है। एक दूसरे के साथ बिताया गया वक्त ही लोगों को आराम, आपसी मेलजोल और डाउन टू अर्थ होने का माहौल बनाता है। ये कुछ इस तरह फील होता है जैसे आपको कोई अपना आपको कुछ छुए बिना गले लगा ले। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हुगो का कॉन्सेप्ट लोगों को अपने जोन में शामिल करने को बढ़ावा देता है। जब कोई हमारे कंधे पर हाथ रखता है या किस करता है या फिर हमारे गालों को सहलाता है, तब हमें तुरंत खुशी और सुकून महसूस होता है। हमारा शरीर इस तरह काम करता है। किसी के छूने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी, निडर, दर्द से राहत और स्ट्रेस फ्री होने का एहसास दिलाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी के गले मिलने से हमें खुशी का एहसास होता है, जो काफी हद तक सच भी है। इंटीमेट सिचुएशन में हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो हमें दूसरों से कनेक्ट होने में मदद करता है। इसलिए इसे कडल हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। हुगो भी ऐसी ही कोजीनेस और एक दूसरे के तालमेल से बनी इंटीमेट एक्टिविटी है। वही ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे इवेंट्स में ऑक्सीटोसिन का फ्लो बढ़ जाता है। अपने पेट्स के साथ कडल करने से भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि किसी इंसान के साथ कडल करने से मिलती है। ऐसा करके इंसान को सेफ, सुकून और प्यार का एहसास होता है, जो हुगो का कॉन्सेप्ट भी है। जब हम किसी इंसान की बॉडी के करीब होते हैं तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसे सोशल ग्लू भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी को प्यार और भरोसे से बांधे रखता है। यही वजह है कि डेनमार्क के लोग किसी अजनबी पर भी भरोसा कर लेते हैं। हुगो से जुड़ी सभी एक्टिविटी ये हार्मोन रिलीज करती है। अच्छा खाना, कैंडल्स, फायरप्लेस और ब्लैंकेट्स सभी हुगो के परमानेंट साथी है। आसान शब्दों में कहे तो हुगो ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का ही एक जरिया है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इंसान की खुशी के लिए बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहद जरूरी है। मगर जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाती है तब इंसान की खुशी इनकम से ज़्यादा रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करती है। इतना ही नहीं, हमारी जिंदगी के रिलेशनशिप्स को पैसों से आंकने की भी कोशिश की गई है। यूके की एक स्टडी के मुताबिक हमारे जिंदगी में रिश्तों के जुड़ने से सालाना तकरीबन $1,10,000 की खुशियां और सुकून मिलता है। कई और सर्वे के मुताबिक जिन लोगों के सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं उनकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां होती है। इन दोनों ही चीजों के बीच बेहद स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है। मगर आपको एक बात समझनी होगी कि आप अपने रिश्ते से खुश है। यह अलग बात है कि और आपको किसी के साथ होने से रोजाना खुशी मिलती है। साल 2004 में की गई स्टडी में करीब 909 औरतों ने हिस्सा लिया था। इस स्टडी से जो रिजल्ट निकल कर सामने आए उसके मुताबिक उन्हें काम पर पहुंचना, घर का काम करना और बॉस का सामना करना बेहद बोरिंग लगता था, मगर सेक्स करना, दूसरे लोगों से मिलना जुलना, खाना और आराम करना बेहद अच्छा। असल में ये सभी एक्टिविटी हुगो का ही हिस्सा है। बिलोंगिंगनेस हाइपोथेसिस के अनुसार दूसरों से जुड़ना हमारी बेसिक जरूरत है और दूसरों से मिलना जुलना हमारे बिहेवियर और मोटिवेशन में खास भूमिका निभाता है। ये भी फैक्ट है कि इंसान वो रिश्ते बनाने की एबिलिटी और मोटिवेशन के साथ पैदा होता है जिन्हें तोड़ने में वो हिचकिचाता है। इसके साथ ही एक शादीशुदा इंसान एक सिंगल इंसान के मुकाबले ज्यादा जीता है। हम सभी सोशल एनिमल्स हैं। इसकी अहमियत हमें तभी पता चलती है जब हम रिलेशनशिप में मिलने वाले सुकून को पूरी जिंदगी के सुकून से कंपेयर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिलेशनशिप वही होते हैं जिनमें आप एक दूसरे के साथ चीजें एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यह एहसास एक दूसरे को समझने का भी हो सकता है।
साथ ही फीलिंग और ख्यालों को बांटने और एक दूसरे को सपोर्ट करने से भी सुकून मिलता है। इन सबको एक ही शब्द में समेटना हो तो हुगो इसके लिए परफेक्ट है। हालांकि डेनमार्क के लोग दोस्तों का छोटा सर्कल रखना ही ज्यादा पसंद करते हैं। बड़े सर्कल में भी हुगोलिक का एहसास किया जा सकता है, मगर डेनमार्क के लोग हुगो के लिए 3 से 4 लोगों को शामिल करना प्रेफर करते हैं। यूं तो हुगो का मतलब अपने दोस्तों के साथ तालमेल बढ़ाने और उनके साथ मेलजोल बढ़ाने के फायदे जरूर है, मगर इसके कई नुकसान देखने को मिलते हैं। ऐसे सर्कल का नुकसान ये है कि इनमें किसी नए इंसान को बड़ी ही मुश्किल से जगह मिलती है। यह यूं कहे कि इन सोशल सर्कल में एंट्री लेना एकदम इम्पॉसिबल है। इसके लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। ये बात माननी पड़ेगी कि डेनमार्क के लोग नए लोगों को अपने सर्कल में एंट्री देने या उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में इनवाइट करने में अच्छे नहीं है। ये सब हुगो के कॉन्सेप्ट के कारण ही है, जिसमें ज्यादा लोगों को सर्कल में रखने से हुगोलिक की फीलिंग का एक्सपीरियंस कम होगा। इसलिए सोशल सर्कल में दाखिल होना बेहद मुश्किल और अकेलेपन से भरा होता है। लेकिन एक बार आपकी एंट्री इसमें हो जाए तो फिर आपको उस सर्कल से कोई नहीं निकाल सकता। ये जाहिर सी बात है कि इंट्रोवर्ट अपनी एनर्जी अपने अंदर से हासिल करते हैं, वही एक्सट्रोवर्ट्स अपने आसपास से एनर्जी लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स को अक्सर अकेलेपन का शिकार भी समझा जाता है, वही एक्सट्रोवर्ट्स के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा समय बिताना हो तो इन लोगों के साथ बिताइए। इंट्रोवर्ट्स को अक्सर शर्मीलेपन के साथ गलत तरीके से जोड़कर देखा जाता है। वही सोशल इवेंट्स हर किसी के लिए नहीं होते और इंट्रोवर्ट्स को तो ये और थका हुआ महसूस करा सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स के लिए ये कहा जाता है कि वे अक्सर अपने लोगों के बीच समय बिताना पसंद करते हैं या फिर उन्हें किसी शांत जगह पर बैठकर कुछ मीनिंगफुल बातें करना अच्छा लगता है। इसके अलावा किताब पढ़ते हुए ड्रिंक लेना उनकी हॉबी होती है। अगर गौर से देखा जाए तो ये सब बातें हुगो फैक्टर से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि हुगो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोवर्ट के लिए भी फिट बैठता है। हुगो के एक्सपीरियंस के लिए जितने जरूरी रिश्ते हैं उतने ही जरूरी इसके लिए खाना और ड्रिंक्स भी है। तो हुगो से जुड़ी इन चीजों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं डेनमार्क के खाने की। डेनमार्क के ट्रेडिशनल खाने में स्मोरेब्रॉड शामिल है, जो एक तरह का सैंडविच होता है। इस सैंडविच में ब्रेड के बीच लिवर पोस्टेज भरा जाता है, जो सुअर के लीवर को बेक करके बना हुआ पेस्ट होता है। वही डेनमार्क के डिनर मेन्यू में मीट की इतनी डिशेस शामिल होती है कि इसे 50 शेड्स ऑफ मीट एंड पोटैटोज का नाम दिया जा सकता है। डेनमार्क के लोग मीट के बहुत शौकीन होते हैं। इस बात का अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि यहाँ का हर इंसान सालाना 105 पाउंड मीट खाता है। यहाँ के लोगों का पसंदीदा मीट सुअर है। डेनमार्क में मीट, कन्फेक्शनरी और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल हुगो से ही जुड़ा हुआ है। हुगो और कुछ नहीं बल्कि इंसान के लिए दया बनाए रखना ही है, यानी इंसान खुद को ट्रीट देता रहे और दूसरों को भी हेल्दी खाने से ब्रेक देकर इन मीट से बनी डिशेस का स्वाद चखाए। वही यहाँ की मिठाइयाँ भी हुगोलिक से जुड़ी है। केक, कॉफी और हॉट चॉकलेट इसी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। डेनमार्क के लोग कन्फेक्शनरी के लिए अलग ही जुनून रखते हैं, साथ ही इन चीजों को हुगो से जोड़कर देखते हैं। लोगों को यहाँ गमी बेयर्स, लिकराइज, फ्लोट बोलर्स और चॉकलेट डोम्स का काफी शौक है। यहाँ हर इंसान साल में करीब 18 पाउंड से ज्यादा मीट खा लेता है। मीट खाने के मामले में ये लोग फिनलैंड के लोगों से बस एक कदम पीछे है। जब डेनमार्क में मीट और कॉन्फेक्शनरी की बात होती है तो केक भला कैसे पीछे रह सकता है। डेनमार्क में लोग केक को बड़े शौक से खाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के ऑफिसों में भी केक खाने का एक अलग ही रिवाज है। हालांकि ऑफिस के अलावा घर और केक शॉप्स में भी केक खाया जाता है। साल 1870 में बनी ला प्लेस यहाँ की सबसे पुरानी और मशहूर कन्फेक्शनरी शॉप है। इस शॉप की खासियत यह है कि यहाँ केक का सिलेक्शन बड़ी ही बारीकी से किया जाता है। इसके अलावा
यहाँ के केक का नाम भी डेनमार्क के फेमस लोगों के नाम पर रखा जाता है, जैसे हैंस क्रिस्टियन एंडरसन और कैरन बिक्सन स्पोर्ट्स केक। इनका सबसे पॉपुलर केक है जो व्हिप्ड क्रीम से तैयार किया जाता है। इस वजह से ये एक स्पोर्ट्स पर्सन का ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये इससे सबसे पहली बार साल 1891 में स्पोर्ट्समैन प्ले के प्रीमियर पर तैयार किया गया था। वहीं से इसे ये नाम मिला है। जिस तरह से अमेरिका में सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसे सुपर हीरोज है, उसी तरह डेनमार्क का अपना एक अलग सुपर हीरो है जिसका नाम केक मैन है। यूं तो ये कोई सुपर हीरो नहीं है, मगर इसकी दीवानगी बर्थडे पार्टी में किसी सुपर हीरो से कम नहीं होती। बच्चों की बर्थडे पार्टी में केक मैन एक अहम हिस्सा है। ये किसी जिंजरब्रेड मैन जैसा मालूम होता है, जिसे मीठे आटे, चीनी और डेनमार्क के झंडे, मिठाइयों और कैंडल से सजाया जाता है। अगर इस रेसिपी में सुअर का मीट और जोड़ दिया जाए तो डेनमार्क की सारी चीजें एक जगह ही मिल जाएंगी। वहीं इन बर्थडे पार्टियों का एक अलग रिवाज है कि बर्थडे बॉय या गर्ल केक मैन का गला काटते हैं और बाकी सभी बच्चे चिल्लाते हैं। इसी तरह डेनमार्क में लोगों को पेस्ट्रीज का भी काफी शौक है। यहाँ की पेस्ट्री सबसे पहली बार उन शेफ ने बनाई थी जो 19वीं सदी में वियना गए थे। यहाँ की पेस्ट्रीज के नाम बेहद चार्मिंग होते हैं, जैसे स्नेल्स, बेकर्स बैड आइज आदि। हालांकि सिर्फ नाम ही नहीं, ये बेहद स्वादिष्ट और हुगो के लिए एकदम फिट भी होते हैं। इन्हीं में से एक पेस्ट्री जिसका नाम क्रिंगल है, इसे ऑफिसों में खुशी के मौके पर जरूर खाया जाता है। इसे ऑफिसों में बॉर्न क्रिंगल भी कहा जाता है। असल में इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी बेकरी से 1000 क्रोनर के पेस्ट्री और केक खरीदते हैं, तो अगली बार जब आप उस बेकरी में अपने 1000 क्रोनर के बिल को दिखाएंगे तो आपको एक फ्री क्रिंगल मिलेगा। वहीं घर पर बेकिंग करने को भी एक हुगो एक्टिविटी समझा जाता है, जिसका डिज्नी की मूवी तरह साफ और परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये जितना इम्परफेक्ट होगा इसे उतना ही हुगो समझा जाएगा। यहाँ के लोग बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले आटे का ख्याल भी अपने बच्चे की तरह रखते हैं। बेकिंग का स्लो प्रोसेस और चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश ही इसे बेहद हुगोलिक बनाती है। इसके अलावा कॉफ़ी और हुगो का भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। डेनिश भाषा में तो इन दोनों को मिलाकर एक शब्द भी बनाया गया है जिसे कैफे हुगो कहा जाता है। डेनिश भाषा में कॉफी को लेकर एक कहावत भी है कि जिंदगी को इस तरह से जियो कि कल फिर कॉफी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के हाथों में गर्म कॉफी का कप हुगो में और भी वृद्धि करता है। कहा जाता है कि आप खुशियां भले ही नहीं खरीद सकते, लेकिन आप केक जरूर खरीद सकते हैं। आप जब कोई मीठी चीज खाते हैं तो आपके पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ती है। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में हमारे दिमाग में एक न्यूक्लियस एक्युबेंस नाम की चीज होती है। ये तभी एक्टिवेट होती है जब मोटिवेशन, खुशी या इनाम की बात होती है। बाकी सभी चीजों की तरह हमारा उन खुशियों को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है जो हमें खाना खाने और सेक्स करने से मिलती है। बाकी चीजों की ही तरह ये भी हमारे जीने के लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है और सिग्नल सब्सटेंस डोपामाइन एक्टिवेट होता है। ये डोपामाइन खुशी की हर सिचुएशन में रिलीज होती है और डोपामाइन नर्व फाइबर से दिमाग के बाकी हिस्सों में फैल जाती है, जिसमें हमें खुशी का एहसास होता है। खास बात यह है कि इन खुशी की यादें हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कैद हो जाती है ताकि हम उन्हें कभी ना भूल पाए। कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, मगर हमारा दिमाग हमें इसी तरह खुशियों का अडिक्ट बनाता है। यही हुगो का कॉन्सेप्ट भी है कि हम किसी खास खाने या एहसास को अपनी खुशी के साथ जोड़ पाए। इसी हुगो से जुड़ी कुछ रेसिपी भी है, जैसे स्किबल एप कोव्स, बॉलर, कैरी, क्लॉक, स्नोब्रॉड आदि। कैजुअल ड्रेस कोड को एंजॉय करते हैं। आपको कोपेनहेगन की सड़कों पर 3 पीस सूट में ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, और अगर आप पिन स्ट्रिप बिजनेस ब्रिगेड का हिस्सा भी है तो आप मेले कपड़े पहनने का डेनिश तरीका ढूंढ ही लेंगे। हालांकि आप समय के साथ ये जान सकते हैं कि
एक ही समय में स्टाइलिश और कैजुअल होने में परफेक्शन हासिल करने के लिए डेनिश आर्ट सीखना जरूरी है। कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक के लिए यहाँ कई लोग अंदर टी शर्ट या स्वेटर के कॉम्बो के साथ बाहर ब्लेजर पहनते हैं। हुगो के लुक के लिए लोग अक्सर कोहनी पर चमड़े की पैच वाले ब्लेजर पहनना भी पसंद करते हैं। डेनिश फैशन मिनिमल लेकिन डिसेंट माना जाता है। यूं मान लीजिए कि ये हुगो और मिनिमल फैशन के बीच का स्वीट स्पॉट है। डेनमार्क के लोगों के लिए स्कार्फ बेहद जरूरी होता है। इसे आदमियों के साथ साथ औरतें भी इस्तेमाल करती है, जबकि ये खास तौर पर सर्दियों के लिए होता है। लेकिन कुछ लोगों को इसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो इसे गर्मियों में भी पहनते हैं। फैशन का गोल्डन रूल है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो इस स्टाइलिश और मोटे स्कार्फ को लपेटने से गर्दन की चोटों का रिस्क कम किया जा सकता है। डेनमार्क के लोगों को स्कार्फ इतना पसंद है कि कुछ लोग ब्रिटिश डेनिश टीवी ड्रामा बोर्गन को स्कार्फ फॉर्ज भी कहते हैं। एक बार जब आप कोपेनहेगन हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं तो आप सोच में पड़ सकते हैं कि कहीं आप निंजा फिल्म के सेट पर तो नहीं आ गए। डेनमार्क में हर कोई ब्लैक कलर जरूर पहनता है। यूं मान लीजिए कि हर किसी का टारगेट एक ऐसा लुक अचीव करना है जिससे वे कार्ल लेगरफेल्ड की अंतिम संस्कार में फिट बैठ पाए। ब्लैक पहनना स्टाइलिश तो है ही, लेकिन मोनोक्रोम इसे और खास बना देता है। हालांकि गर्मियों के दिनों में यहाँ बाकी कलर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रे। हाथ से बुने हुए ऊनी स्वेटर, जंपर, कार्डिगन, पुलोवर और लड़कियों के लिए काली लेगिंग और लड़कों के लिए स्किनी जींस का कॉम्बिनेशन हुगो और फैशन के बीच एक बैलेंस बनाए रखता है। स्वेटर भारी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको केयरलेस नहीं दिखाई देगा। और हाँ, स्कार्फ को पहनना कभी ना भूले। लेयर्स एक दिन में 4 मौसमों में जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ के लोग अपने लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा कार्डिगन तैयार रखते हैं, क्योंकि ठंड लगने पर आप हुगो में शामिल नहीं हो सकते। हुगो के इंश्योरेंस के तौर पर डेनमार्क के लोग अच्छे मोजे पहनना भी कभी नहीं भूलते। डेनिश हेयर स्टाइल इतना कैजुअल है कि आप यहाँ के लोगों को इस मामले में आलसी भी कह सकते हैं। इनका एक ही रूल है, जागो और जाओ। वही लड़कियां अपने बालों को एक बन में रखती है। डेनमार्क का सबसे फेमस स्वेटर सोफी ग्रैबोल ने डेनिश टीवी ड्रामा द किलिंग के लिए तैयार किया था। इस स्वेटर पर द गार्डियन में कई आर्टिकल भी छप चुके हैं। ये स्वेटर इतना पॉपुलर हो गया कि इसे बनाने वाली फैरो आइलैंड की कंपनी एक समय पर लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी। हुगो के शॉपिंग करने के भी कुछ रूल्स है, जिसे खरीदारी को अच्छे एक्सपीरियंस से जोड़े। माइकी वाइकिंग अपना किस्सा बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक नई कुर्सी के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि उन्होंने इसे पाने के लिए अपनी पहली किताब पब्लिश नहीं कर दी। इसी तरह ये कुर्सी उन्हें वो याद दिलाती है जो उनके लिए एक खास अचीवमेंट थी। हम उसी चीज को किसी खास स्वेटर या अच्छे ऊनी मोजे की जोड़ी पर भी लागू कर सकते हैं। उनके लिए बचत करें, लेकिन तब तक इंतजार करें जब तक आपके पास वास्तव में हुगोलिक का अनुभव ना हो, और वही जब आप उन्हें पहने तो आप इसके एक्सपीरियंस को याद कर सके। ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं एक नए एपिसोड की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे हुगो से जुड़े हुए घरों के डिजाइन्स पर। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहिए और सुनते रहिए द लिटिल बुक ऑफ हुगो की पुस्तक समरी हमारे यानी कुकू एफएम के साथ। डेनिश टीवी ड्रामा जैसे बोर्गन, द किलिंग और द ब्रिज विदेशों में लोगों द्वारा कभी कभी फर्नीचर पॉन के रूप में भी देखे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके ज्यादातर सीन्स को खूबसूरती से सजाए गए घरों और डेनिश डिजाइन क्लासिक से सजाए फ्लैटों में शूट किए गए हैं। डेनमार्क के लोग डिजाइन से प्यार करते हैं और डेनिश घरों में घूमना किसी इंटीरियर डिजाइनर मैगजीन के पन्ने पलटने जैसा होता है। इंटीरियर डिजाइनर के लिए डेनिश लोगों में जुनून की वजह यही है कि हमारे घर ही हुगो एक्सपीरियंस के हेडक्वार्टर है। डेनमार्क में घर सामाजिक जीवन का सेंटर है, जबकि अन्य देशों में सामाजिक जीवन की संस्कृति बार, रेस्टोरेंट और कैफे में होती है।
वहीं डेनमार्क के लोग रेस्टोरेंट के खर्चों से बचने के लिए घर पर ही हुगो करना पसंद करते हैं। यहाँ के 10 में से 7 लोगों का ये भी मानना है कि वे घर पर ही सबसे अधिक हुगो का एक्सपीरियंस करते हैं। यही वजह है कि डेनिश लोग अपने घरों को साफ सुथरा बनाने के लिए बहुत मेहनत और पैसा लगाते हैं। पूरे यूरोप में रहने के लिए सबसे ज्यादा जगह लेने के मामले में भी डेनमार्क के लोग टॉप पर है। डेनमार्क के लोगों के घरों में कुछ चीजें जरूर पाई जाती है, जिनमें फायरप्लेस, कैंडल, किताबें वगैरह शामिल है। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली चीज जिसकी हर घर को जरूरत होती है वो है हुगो क्रॉक। इसे आसान शब्दों में नुक भी कहा जाता है। ये कमरे की वो जगह है जहां आप कंबल ओढ़कर किताब और एक कप चाय के साथ आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को अपनी आरामदायक जगह बेहद पसंद होती है। कोपेनहेगन और पूरे देश में हुगो क्रॉक हर घर में देखने को मिलता है। शहर की सड़कों पर चलते हुए आप देखेंगे कि कई इमारतों में एक खिड़की है जिसके अंदर कुशन और कंबल भरे हुए हैं। ये वहां रहने वाले लोगों को एक लंबे दिन के बाद बैठकर आराम करने के लिए एक आरामदायक जगह होती है। आपके हुगो क्रॉक को खिड़की के पास होने की जरूरत नहीं है। ये एक कमरे का कोई भी हिस्सा हो सकता है। बस कुछ कुशन जिस पर आपको बैठना अच्छा लगता है उस पर डाल दे। इसके साथ ही सॉफ्ट लाइटिंग का भी इंतजाम करें। इसके अलावा एक कंबल डालकर आप अपना खुद का हुगो क्रॉक भी बना सकते हैं, जहां आप एक अच्छी किताब और ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी छोटी जगहों पर रहने से इंसान को सुकून और सेफ फील होता है। ये कॉन्सेप्ट इंसान के गुफाओं में रहने से ही निकल कर आया है। इस लिस्ट में दूसरी जगह फायर प्लेस को दी गई है। जलती हुई लकड़ियों के साथ यहाँ के लोगों का एक अलग ही कनेक्शन और जुनून है। बिल्कुल ये हुगो से ही जुड़ा हुआ है। वही आरहुस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक सच ये है कि डेनमार्क में लकड़ी के जलने वाले स्टोव होते हैं क्योंकि उन्हें एक सस्ता हीटिंग ऑप्शन माना जाता है। मगर इन्हें इस्तेमाल करने की ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है। इसकी सबसे बड़ी वजह हुगो से जुड़ी हुई है। स्टडी के मुताबिक 66% लोगों ने हुगो को ही लकड़ी से जलने वाले स्टोव को रखने की सबसे खास वजह बताई है। वही 70% लोग इस बात से सहमत होंगे कि फायर प्लेस हुगलिक है। कुछ लोग तो इसे आर्ट भी मानते हैं। इस लिस्ट में कैंडल्स भी शामिल है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कैंडल्स के बिना हुगो इम्पॉसिबल है। इस लिस्ट में लकड़ी से बनी चीजें भी दी गई है। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी से बनी चीजों के लिए हमारे इंटरेस्ट की वजह हमारा अपनी जड़ों से जुड़ना है। मगर फिर भी लकड़ी से बनी चीजों में कुछ बात तो है। चिमनी से जलती हुई लकड़ी की खुशबू, यहाँ तक कि एक माचिस, लकड़ी के ब्यूरो की फीलिंग, या फिर जब आप खिड़की के पास लकड़ी की कुर्सी पर बैठने के लिए उसे खींच कर लाते हैं तो लकड़ी के फर्श पर खींची लकीर, ये सब चीजें एक अलग एहसास देती है। प्लास्टिक के खिलौनों के सालों के बाद लकड़ी के बने बच्चों के खिलौने फिर से पॉपुलर हो गए हैं। के बॉर्जेसन का लकड़ी का बंदर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लकड़ी हमें नेचर के करीब होने का एहसास कराती है। ये हुगो की सोच की तरह ही सरल और नेचुरल है। यहाँ के लोगों के लिए लकड़ी काफी नहीं है, बल्कि ये लोग पूरे जंगल को अंदर लाने की जरूरत महसूस करते हैं। नेचर का कोई भी हिस्सा जिसे आपकी नजर ढूंढ सके, वो सब हुगो का एक्सपीरियंस करा सकता है। पत्ते, टहनियाँ, जानवरों की खाल, सब इसमें शामिल है। ये लोग लकड़ी की बेंचों, कुर्सियों और खिड़कियों को इस तरह बनाते हैं कि उससे उनके हुगो का एक्सपीरियंस डबल हो सके। ये लोग भेड़ और हिरन का भी इन चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ये कैंडल्स, लकड़ी और बाकी जलने वाली चीजों के लिए डेनमार्क के लोगों का प्यार ही है कि कोपेनहेगन में कई मौकों पर लगभग सारी चीजों को जलाया जा चुका है। मोटी किताबों से भरी शेल्फ किसे पसंद नहीं होती। हुगो के कॉन्सेप्ट में भी एक अच्छी किताब के साथ ब्रेक लेना एक जरूरी हिस्सा है।
पढ़ते वक्त किताब किस जॉनर की है ये कोई मायने नहीं रखता, फिर चाहे वो रोमांस हो, साई-फाई, कुक बुक या हॉरर स्टोरीज की बुक क्यों ना हो, उस शेल्फ में जगह मिल ही जाती है। सभी किताबें हुगलिक का एक्सपीरियंस कराती है, लेकिन जेन ऑस्टेन, शार्लोट ब्रॉन्टे, लियो टॉल्स्टॉय और चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखकों की लिखी क्लासिक की बुक शेल्फ में एक खास जगह है। वही चीनी मिट्टी से बना एक अच्छा टी पॉट, खाने की मेज पर रखा एक फूलदान या वो मग जिससे आप हमेशा पानी पीना चाहते हैं, वो सभी हुगलिक का एक्सपीरियंस है। सबसे पुराने डेनिश सिरेमिक में से 2 कलर है जो 175 साल से ज्यादा पुराने हैं और इन्होंने साल 1879 में पेरिस में यूनिवर्सल एक्सपोजिशन में एक बड़ी छाप छोड़ी थी। ये वही साल था जब आईफिल टावर का उद्घाटन हुआ था और क्वीन जूलियन मैरी की देखरेख में रॉयल कोपेनहेगन साल 1775 में एस्टैब्लिश किया गया था। पिछले कुछ सालों में ब्लू फ्लूटेड मेगा रेंज के साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। जैसा कि हम अब तक जान चुके हैं कि हुगलिक इंटीरियर सिर्फ चीजों के देखने के बारे में ही नहीं, बल्कि चीजों को कैसा महसूस किया जाता है इसके बारे में है। अपनी उंगलियों को लकड़ी की मेज पर, गर्म चीनी मिट्टी के कप के ऊपर या हिरन के बालों पर चलने देना, स्टील, कांच या प्लास्टिक से बनी किसी चीज के कांटेक्ट में आने से अलग एहसास है। आप इस बारे में सोचें कि आपको चीजों को छूने पर कैसा महसूस होता है और इस तरह आप अपने घर में तरह तरह की बनावट जोड़ सकते हैं। डेनिश घरों में विंटेज एक अहम चीज है। इन घरों में आप विंटेज या पुराने आइटम्स की दुकान में से बहुत कुछ ले सकते हैं। अक्सर बहुत सारे कोयलों के बीच हीरे खोजने का चैलेंज होता है। एक पुराना लैम्प, मेज या कुर्सी वास्तव में हुगलिक माना जाता है। इंसान को एक विंटेज स्टोर से वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी उसे जरूरत है और उनकी मदद से वो एक प्यारा सा घर बना सकता है। ये फैक्ट है कि चीजों का इतिहास उन्हें और भी इंटरेस्टिंग और हुगलिक बनाता है। इनमें से कई आइटम्स खरीदने के साथ नरेटिव और पुरानी यादों का सिलसिला शुरू होता है। चीजें अपनी फिजिकल क्वालिटीज से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये सभी एक इमोशनल वैल्यू और इनसे जुड़ी यादों की एक कहानी बताती है। लेखक माइक वाइकिंग अपना किस्सा बताते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके अपार्टमेंट में उनके पसंदीदा फर्नीचर 2 फुट स्टूल के हैं जो उनके चाचा और उन्होंने एक साथ बनाया था। साथ ही वो कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि उन्हें कोपेनहेगन के आसपास की दुकानों में ऐसा ही कुछ मिल सकता है, लेकिन उनके लिए वो इस पुराने फर्नीचर जितना कीमती नहीं होगा। वो बताते हैं कि जब भी वो उसे देखते हैं तब उन्हें 10 साल पहले की वो दोपहर याद आती है जब उन्होंने इन स्टूल 100 साल पुराने अखरोट के पेड़ की एक शाखा से निकाला था। यही यादें हुगो का एक्सपीरियंस कराती है। वो आपको आराम से बैठने की इजाजत तो देती ही है, साथ ही वे लकड़ी से बने होते हैं और यादों को भी अपने साथ जोड़े रखते हैं। कंबल और कुशन किसी भी हुगो हाउस में जरूरी होते हैं, खासकर सर्दियों के ठंडे महीनों के दौरान। कंबल के साथ आराम करना बहुत ही हुगलिक एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी कोई इसे ऐसे ही ओढ़ लेता है, भले ही उसे ठंड ना लग रही हो, क्योंकि ये बहुत ही कोजी फील कराता है। कंबल ऊन या ऊन जैसे कपड़ों से बनाए जा सकता है जो गर्म होते हैं, या हल्के एहसास के लिए कपास का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े या छोटे कुशन भी हुगो के लिए जरूरी है। अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते समय अपने सिर को एक अच्छे तकिए पर टिका कर रखने से बेहतर और क्या हो सकता है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि हुगो आराम, खाने और कोजी कंबल से जुड़ा मालूम होता है। हुगो आपकी जिम्मेदारी और स्ट्रेस से भरी जिंदगी को एक ब्रेक देने के बारे में है। हुगो कहता है कि आराम करिए, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। हुगो इन्हीं छोटी छोटी सुखों में खुशी का अनुभव करने और ये महसूस करने के बारे में है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। यूं तो आप खुद अकेले ही हुगो का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी बारिश वाले संडे की दोपहर में अपना पसंदीदा टीवी शो देखते हुए कंबल में सोना भी हुगलिक ही तो है। रेड वाइन का गिलास हाथ में लिए बादलों की गड़गड़ाहट सुनना भी हुगलिक है और खिड़की के पास बैठकर दुनिया को देखते रहना भी इसी एक्सपीरियंस का हिस्सा है।
मगर सबसे ज्यादा हुगलिक मोमेंट दूसरे लोगों की कंपनी में महसूस होता है। माइक वाइकिंग अपना किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि कुछ साल पहले उनके पिता और उनके 2 भाइयों की उम्र जोड़कर 200 साल हो गई थी। इसलिए उन्होंने डेनमार्क के वेस्टर्न कोस्ट पर एक बड़ा समर कैबिन किराए पर लिया और पूरे परिवार को वहां बुलाया। कैबिन रेत के टीलों से घिरा हुआ था और एक उबड़ खाबड़ लैंडस्केप में बनाया गया था, जहां हमेशा तेज हवा चलती थी। उन्होंने वहां पूरा एक वीकेंड बिताया। खाने पीने, बात करने और बीच पर चलने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके लिए ये पूरे साल का सबसे हुगलिक वीकेंड था। हुगो कॉन्सेप्ट के अनुसार ज्यादातर हुगलिक मोमेंट कैजुअलनेस की नींव पर बने होते हैं। आपको और आपके मेहमानों को हुगो का एक्सपीरियंस कराने के लिए आपको रिलैक्स महसूस करने की जरूरत है। इसलिए चीजों को फॉर्मल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे है वैसे ही आए और जैसे है वैसे ही रहे। माइक वाइकिंग अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जब वो 20 साल के थे तो उन्होंने सर्दियों में शैंपेन में अंगूर की कटाई में हिस्सा लिया था। वही कुछ साल पहले जब वो अपने 3 दोस्तों के साथ उसी इलाके का टूर कर रहे थे तो उन्होंने मार्क्वेट विनयार्ड में रुकने का फैसला किया। ये वही जगह थी जहां उन्होंने काम किया था। वहां वो उस घर की मुखिया ग्लिनी और उसके बेटे से मिले, जो अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। उस विनयार्ड में उन्होंने एक हुगलिक दोपहर बिताई। इस दौरान उन्होंने इस जगह ताज़ा बनी शराब पी, जिससे उनकी शाम का मिजाज सुकून भरा और बहुत ही कैजुअल हो गया था। वो ग्लिनी और उसके बेटे से सालों से नहीं मिले थे, लेकिन दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी। चाहे आप स्वीडन में एक नदी के किनारे बैठे हो या फ्रांस में एक अंगूर के बाग में या सिर्फ अपने बगीचे या पास के पार्क में, नेचर से घिरे होने से आप अपने मन को शांति दे सकते हैं और सादगी को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। जब हम नेचर के करीब होते हैं तो हम मनोरंजन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऑप्शन स्ट्रेट करने की उलझन में नहीं डूबे होते। ऐसा करने से आपको कोई लग्जरी या एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी कंपनी और अच्छी बातचीत ही इसमें शामिल होती है। यही आसान, धीमे, ज़मीन से जुड़े एलिमेंट ही हुगो एक्सपीरियंस करने के लिए एक तेज ट्रैक है। माइक वाइकिंग अपना किस्सा बताते हुए कहते हैं कि वो एक बार गर्मियों में स्वीडन की निसान नदी के किनारे दोस्तों के ग्रुप के साथ कैंपिंग करने गए थे। वहां वो मुर्गियों को आग पर भून रहे थे, जो धीरे धीरे सुनहरी हो रही थी। वही आग में पन्नी में लिपटे पके हुए आलू की तेज आवाज सुनी जा सकती थी। उन्होंने उस दिन कैनोज में काफी दूरी तय की थी और जब अंधेरा छा रहा था, आग ने उनके कैंप के चारों ओर के पेड़ों को गर्म रंगों से रोशन कर दिया। लेकिन आग से निकल रही लाइट के बावजूद वो अभी भी ट्रीटॉप्स के जरिए तारों को देख रहे थे। जब वो सुनहरी मुर्गियां तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने कॉफी मग से विस्की पी ली। वो चुप और थके हुए थे, लेकिन खुश थे। ये उनके लिए एक प्योर हुगो एक्सपीरियंस था। हुगो के कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उस कैंपेन ट्रिप पर उन्हें कहीं और होने की जरूरत ही नहीं थी। वो इंटरनेट की दुनिया से ऑफलाइन थे। उनके पास फोन तक नहीं था, कोई उन्हें ईमेल नहीं कर सकता था और वो नेचर और दोस्तों की अच्छी कंपनी से घिरे हुए थे और पूरी तरह से उसी मोमेंट में रिलैक्स कर रहे थे। माइक वाइकिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि हर गर्मियों में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसके पिता के साथ बोटिंग करने जाते हैं। बोटिंग करने से ज़्यादा मज़ा उन्हें इसके चलने के साथ निकल रही आवाज़ को सुनने में आता है। इसके साथ ही जब वो हार्बर में डॉक करते थे, तब उनके लिए वो हुगलिक मोमेंट होता था। हर रात खाने के बाद वो एक साथ बैठते और डेक से डूबते सूरज को देखते। वही रात के खाने के बाद वो आयरिश कॉफी पीते और पोर्ट में जहाज़ों की हेर फेर में हवा की आवाज़ को सुनते। वो उनके लिए प्योर हुगो था। नेचर से करीब प्रेजेंट मोमेंट में रहने और कैजुअल तरीके का यूज करके हुगो मोमेंट बनाना सबसे अच्छा हो सकता है। ये सभी एलिमेंट आपको कभी कभी एक साथ भी मिल सकते हैं।
माइक वाइकिंग अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि उनके लिए समर कैबिन में रहना हुगो के सभी एलिमेंट्स देता था। ये उन्हें बचपन के उस लम्हे की याद दिलाता है जब उनके परिवार के पास शहर से 6 मील पर एक समर कैबिन था। वहां वो अपने परिवार के साथ मई से सितंबर तक रहते थे। साल के उस समय जब रात को भी अंधेरा नहीं होता था, वो और उनका भाई गर्मी के उन दिनों को खूब एंजॉय करते थे। वो कभी पेड़ों पर चढ़ते तो कभी मछली पकड़ते, साथ ही वो फुटबॉल भी खेलते, फिर साइकिल की सवारी करते और सुरंगों का पता लगाने निकल पड़ते। इसके अलावा ट्री हाउस में सोना, बीच पर नावों के नीचे छिपा बांध और किले बनाना, धनुष और तीर से खेलना और जामुन और छिपे हुए नाजी सोने के लिए जंगल की खोज करना उनके शेड्यूल में शामिल था। उनका ये केबिन भले ही उनके शहर के घर के साइज से 1/3 था, जिसमें फर्नीचर भी पुराना था, टीवी भी ब्लैक एंड वाइट था और इसमें महज 14 इंच की स्क्रीन और एक मूडी एंटीना था, लेकिन यही वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा हुगो का अनुभव होता था। कई मायनों में ये सबसे ज्यादा खुशी का समय था और यही सबसे हुगलिक समय था। उन्हें लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कई मायनों में कैबिन में हुगो के सभी एलिमेंट शामिल होते हैं, जैसे खुशबू, आवाज और सादगी। जब आप एक समर कैबिन में रहते हैं तो नेचर और एक दूसरे के साथ आपकी करीबी बढ़ जाती है। एक कैबिन आपको ज्यादा सरल और एक स्लो जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है, साथ ही बाहर निकलकर एक साथ इकट्ठा होने और ऐसे मोमेंट को एंजॉय करने के लिए मोटिवेट भी करता है। हालांकि हुगो कोजी केबिन डेक पर आयरिश कॉफी या आग के सामने घर पर अपने हुगो क्रॉक में लेटे रहने तक ही सीमित नहीं है। डेनमार्क के लोगों का मानना है कि ऑफिस में भी हुगो का अनुभव किया जा सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। अपने ऑफिस में हुगो का अनुभव करने के लिए कई चीजें की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले पॉटलक फ्राइडे का आयोजन करें। लंच सिर्फ अपने लिए लाने के बजाय हफ्ते में एक दिन लंच के लिए पॉटलक्स का आयोजन करें, क्योंकि जब हर कोई शेयर करता है तो हर किसी को हुगो का एक्सपीरियंस होता है। दूसरी चीज ये भी की जा सकती है कि ऑफिस में छोटा सा गार्डन बनाएं। अगर आपका ऑफिस इसकी परमिशन देता है तो आप कुछ पौधे लगाकर हुगो जोड़ सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट उनकी देखभाल करना स्ट्रेस को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आप किसी पौधे से उगाई हुई चीजें खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा हुगो होगा। इसके अलावा आप अपने कुत्ते को काम पर ले जा सकते हैं। माइक वाइकिंग बताते हैं कि कुछ साल पहले माइकल, जो उनका एक इंटर्न था, उसे कुछ हफ्तों के लिए अपनी माँ के कुत्ते लिका की देखभाल करनी पड़ी। तब उसने उनसे पूछा था कि क्या वो अपने कुत्ते को ऑफिस में ला सकता है। फिर जब माइकल अपने कुत्ते को ऑफिस लाया तो वो ऑफिस का सबसे अच्छा हफ्ता साबित हुआ। ऑफिस में लिका के होने से वाकई हुगो और ऑफिस की खुशी बढ़ गई थी। तब माइक वाइकिंग ने अपने साथ एक अग्रीमेंट किया कि उनकी टू डू सूची में एक आइटम पूरा करने के बाद वो जाकर लिका को अपना पेट बना सकते हैं। लिका के आने से उनकी प्रोडक्टिविटी बेहद बढ़ गई थी। एक काम ये भी किया जा सकता है कि ऑफिस को ज्यादा घर जैसा बनाने की कोशिश की जाए। ऐसा करने के लिए लोगों के यूज के लिए कुछ सोफे रख सकते हैं, जहां वो तब बैठ सकते हैं जब उनके पास पढ़ने के लिए लंबी रिपोर्ट हो या अगर उन्हें एक अर्जेंट और कैजुअल मीटिंग की जरूरत हो। माइक वाइकिंग भी अपने काम की वजह से बहुत सारे इंटरव्यू करते हैं और उन्हें जर्नलिस्ट के साथ सोफे पर बैठना और उनके साथ बातचीत करना काफी पसंद भी आता है। ये ऑफिस में टेबल पर आमने सामने बात करने से काफी बेहतर भी है। आखिरी चीज ये है कि हो सकता है कि आप अपना ऑफिस नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने में चेंज तो ला ही सकते हैं। यहाँ आप कुछ ऐसे पौधे जोड़ सकते हैं या देर शाम को काम करने के लिए ड्रॉअर में कुछ हुगो मोजे रख सकते हैं। आप अपने क्यूबिकल को हुगो के खजाने के रूप में सोचे और ऑफिस में सीक्रेट हुगो हीरो बन जाए। इसका मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो अपने ऑफिस के साथियों को लंच के दौरान उनकी डेस्क पर चॉकलेट का एक टुकड़ा छोड़ देता है। डेनमार्क में एक कहावत है कि मौसम कोई खराब नहीं होता, खराब केवल कपड़े होते हैं।
मगर यदि साफ साफ देखा जाए तो डेनमार्क का मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ लोग यहाँ के मौसम को डार्क, विंडी और नम बताते हैं। वही कुछ लोग कहते हैं कि डेनमार्क में 2 सर्दियाँ होती है, एक ग्रे और एक हरी। ऐसे मौसम की वजह से ही डेनमार्क के लोग अपना ज़्यादातर समय घर के अंदर ही बिताते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर लोग जितना हो सके उतना समय बाहर बिताते हैं। ये लोग सूरज की इतनी धूप एंजॉय करते हैं कि नवंबर से मार्च तक लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि डेनमार्क के लोगों को अपने देश में सर्दियों की एक्टिविटीज को एंजॉय करने का उतना मौका नहीं मिलता जितना कि स्वीडन और नॉर्वे के लोगों को मिलता है, या साउथ यूरोप के लोगों की तरह इनके पास सर्दियों में बाहर समय बिताने का ज्यादा मौका नहीं होता। ऐसे में इनके पास करने के लिए सिर्फ हुगो ही बचता है। आइए जानते हैं कि डेनमार्क के लोग साल भर किस तरह से हुगो आइडिया ढूंढते हैं। साल का पहला महीना दोस्तों और परिवार के साथ कैजुअल मूवी नाइट में रिलैक्स होने का सही समय है। इस दौरान हर इंसान को स्नैक्स लाने दे और देखने के लिए पुरानी क्लासिक्स में से किसी एक को चुने जिसे आप सभी ने देखा हो। जब ऐसी फिल्म होगी तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा कि फिल्म के दौरान लोग थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। फरवरी में अगर आपके पास मौका है तो आप अपने दोस्तों और परिवार को पहाड़ों पर ले जाने का इंतजाम करें। पहाड़ों में नज़ारा देखने लायक होता है और हवा भी प्योर होती है, मगर स्की करने का सबसे अच्छा हिस्सा हुगो है। ऐसे में मज़ा तब आता है जब आप और आपका ग्रुप ढलानों से थके हुए गंदे गंदे बालों के साथ अपने केबिन में वापस आते हैं और फिर कॉफ़ी के साथ रिलैक्स करते हैं। मार्च में आप और आपका परिवार गर्मियों में कहीं छुट्टी मनाने जा सकते हैं, तो ये हुगो करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इस दौरान आप भी डेनमार्क के लोगों की तरह कई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइकिंग, कैंपिंग या कैनोइंग करने के लिए अप्रैल एक शानदार महीना होता है। ये महीना थोड़ा रिस्क भरा होता है, इसलिए डेनमार्क के लोग ऊनी सॉक्स पैक करना कभी नहीं भूलते। डेनमार्क के शहरी लोग जो हाइकिंग पर जाते हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। उनके लिए वाईफाई से दूर रहना आसान नहीं होता। हाइकिंग ईस्टर के दौरान हुगो का अनुभव कराता है, क्योंकि इसमें लोगों का साथ, धीमापन और कैजुअलनेस पाई जाती है। जैसे ही मई महीना आता है, दिन लंबे हो जाते हैं। ऐसे में डेनमार्क के लोग गांव के इलाकों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये लोग अपने किसी दोस्त के पास केबिन में पहुंच जाते हैं या पैसे देकर किराए पर एक केबिन ले लेते हैं। केबिन जितना अधिक रूरल होता है उतना ही ज्यादा हुगो का एक्सपीरियंस होता है। केबिन में फायरप्लेस बोनस का काम करती है। साथ ही डेनमार्क के लोग बरसात की दोपहर के लिए बोर्ड गेम जरूर पैक करते हैं। मई का वीकेंड बारबेक्यू के लिए साल का पहला मौका पेश कर सकता है। ग्रिल के चारों ओर हाथ में बियर लेकर खड़े होने से बेहतर कुछ भी नहीं है, और यही समर हुगो है। जून कार्डियल का नींबू पानी बनाने के लिए एल्डर फ्लावर्स की कटाई का सही समय है। सेंट जॉन्स ईव 23 जून को पड़ता है और इस शाम को लोग गर्मियों की सोल्स्टिस मनाते हैं। जून में डेनमार्क में सूरज रात 11 बजे के करीब डूबता है। इससे रात के ज्यादातर समय उजाला बना रहता है। जून में जैसे ही सूरज डूबता है, लोगों को इस बात का डर सताने लग जाता है कि कल से अंधेरे का समय बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि सूरज के डूबने का समय घटने लगेगा। ऐसे में पिकनिक पर जाना एकदम परफेक्ट हुगो मोमेंट है। जुलाई आते ही डेनमार्क के लोग घर से बाहर निकलते हैं और नेचर को एंजॉय करना पसंद करते हैं। इस महीने में मौसम गर्म होता है और शाम भी लंबी होती है। इस दौरान ये लोग समुद्र के किनारे घास के मैदान में या पार्क में पिकनिक के लिए जाते हैं। इस पिकनिक पर ये लोग अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को भी इनवाइट करते हैं। लोग इस पिकनिक को एक पॉटलक इवेंट भी बनाते हैं ताकि हर कोई शेयर करने के लिए 1 या 2 डिश लाए। अगस्त के महीने में सितारे के नीचे कंबल में रात बिताना डेनमार्क के लोगों का पसंदीदा हुगो मोमेंट है। हालांकि साल के इस समय में सितारों को देखने के लिए रोशनी अच्छी नहीं होती। इसके साथ ही ये लोग अपने बच्चों के साथ शूटिंग स्टार का इंतजार करते हुए उन्हें ग्रीक देवताओं की कहानियां सुनाते हैं। सितंबर आते ही मशरूम डेनमार्क में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये सर्दियों में ज्यादा पाए जाते हैं। खुद उगाकर कोई चीज खाने में अलग ही हुगो का अनुभव होता है।
डेनमार्क में अक्टूबर चेस्टनट का मौसम होता है। इस मौसम में लोग अपने बच्चों के साथ चेस्टनट तोड़ने के लिए ले जाते हैं और चेस्टनट का यूज जानवरों की मूर्तियां बनाने के लिए करते हैं। बड़े लोगों के लिए ये खाने लायक चेस्टनट खरीदते हैं और इसके एक और चाकू से क्रॉस बनाकर उन्हें ओवन में 200 डिग्री पर करीब 30 मिनट तक भूनते हैं। लो क्वालिटी हुगो समय बिताने के लिए मैंडरिन के साथ भुने हुए चेस्टनट खाते हुए कोई क्लासिक किताब पढ़ना पसंद करते हैं। नवंबर शुरू होते ही डेनमार्क में सर्दी शुरू हो जाती है। ये पुरानी सूप डिशेस को पकाने और नई डिशेस खोजने का समय होता है। डेनमार्क के लोग सूप पकाने के लिए परिवार और दोस्तों को इनवाइट करते हैं। हर इंसान कम से कम एक इंसान के लिए सूप की चीजें लाता है। इसी तरह बारी बारी से अलग अलग सूप के छोटे छोटे डिश तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही सूप के साथ ब्रेड बेक करने का भी चलन है, जिनकी एक अलग ही महक होती है। दिसंबर में हुगो एक्सपीरियंस करने का हाई सीजन होता है। कैंडल्स और कन्फेक्शनरी की कंजम्पशन बढ़ जाती है। ये ग्लॉग पकाने के लिए भी खास समय है। ये किशमिशों को भिगाकर ग्लॉग और एबल स्क्यूअर पकाने के लिए दोस्तों को इनवाइट करने का परफेक्ट समय है। घर के बाहर हुगो का एक्सपीरियंस कैसे ले, ये जानने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। हुगो से किसी भी तरह की कोई लग्जरी नहीं जुड़ी है। इसके साथ केवल लोगों की सादगी और धीमापन जुड़ा है। ये नए से ज्यादा पुराने, पॉज से ज्यादा सिंपल और एक्साइटमेंट के माहौल को प्रेफर करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो हुगो धीमी और सरल जिंदगी का ही दूसरा नाम है। ये इस तरह है कि आप पैजामा पहनकर क्रिसमस से एक दिन पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे हैं, या अपनी पसंदीदा चाय की चुस्की लेते हुए खिड़की के बाहर झांक कर मौसम को देखने का अनुभव कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ फायर प्लेस पर आग सेकने का एक एक्सपीरियंस ही तो है। सादगी और पोलाइटनेस हुगो के दो अहम हिस्से हैं। इसका असर यहाँ के कल्चर और डिजाइन में भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि डेनमार्क के लोग अपने अचीवमेंट की तारीफ करना और अपनी महंगी चीजों की बात करने को न केवल बेहद खराब मानते हैं, बल्कि इससे हुगो का मजा भी खराब होता है। हुगो का एक और फायदा ये भी है कि अगर आप किसी एक रेस्टोरेंट का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ ये कहकर निकल सकते हैं कि हमें किसी हुगोलिक जगह पर चलना चाहिए। इस तरह आप थोड़े कम कीमत वाले रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। हुगो जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को अनुभव करने और मजा लेने का ही एक दूसरा नाम है, जहाँ पैसों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक महंगे रेस्टोरेंट में खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप गरीबी से जूझ रहे हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में थोड़े बहुत पैसे आपकी खुशियों को नहीं बढ़ा सकते। ऐसा ही हुगो के साथ भी है। आप हुगो का माहौल और आपसी तालमेल को तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आप टेंशन और जल्दबाजी से दूरी नहीं बनाएंगे। ये सब लोगों को वक्त देने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। जब जब ज़्यादा पैसा किसी एक्टिविटी में शामिल होने लगता है, तब वो उतनी हुगलिक नहीं रहती। कोई एक्टिविटी जितनी सिंपल होगी, उससे उतना ही ज़्यादा हुगलिक बनेगा। जैसे कि चाय पीना शैंपेन पीने से ज़्यादा हुगलिक है, बोर्ड गेम खेलना कंप्यूटर गेम खेलने से ज़्यादा हुगलिक है, और घर का खाना बाहर के खाने से ज़्यादा हुगलिक है। दूसरे शब्दों में कहे तो आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन उससे आप हुगो का एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा सकते। ये एक ऐसा माहौल है जो पैसा खर्च करने से खराब हो जाता है। ये जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेना ही है, जिसके लिए बहुत कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम 10 ऐसी चीज़ों का उदाहरण भी ले सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो आप शामिल कर सकते हैं वो है बोर्ड गेम्स। आज हम नेटफ्लिक्स, कैंडी क्रश और न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के सहारे जी रहे हैं। हम लोगों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ वक्त गुजारते हैं, मगर हुगो के कॉन्सेप्ट में बोर्ड गेम्स आज भी उतने ही पॉपुलर है। इसकी वजह यह है कि ये एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें आप एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। आप इसके सहारे यादें और लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये बाकी चीज़ों के मुकाबले एक स्लो एक्टिविटी है। इस लिस्ट में हम दूसरे नंबर पर पैंट्री पार्टी को शामिल कर सकते हैं।
इसमें आप अपने दोस्तों को किसी दोपहर या शाम घर पर कुकिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इस पार्टी के रूल्स बहुत सिंपल है। या यूं कहे कि इस पार्टी का सिर्फ एक ही रूल है कि जिन लोगों को पार्टी में इनवाइट किया जाएगा उन्हें अपने घर से पार्टी में खाने के डिशेस के लिए सामान लाना होगा। इसका फायदा ये एक और भी होगा कि लोग एक ही डिश के बजाय अलग अलग तरह की डिशेस का स्वाद ले सकेंगे। इसके साथ ही आप समय समय पर अपने दोस्तों के साथ टीवी नाइट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस दौरान आप किसी पॉपुलर वेब सीरीज के 2-3 एपिसोड देख सकते हैं। बिंज वॉचिंग के जमाने में ऐसा करना हकीकत से दूर लग सकता है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आप अपनी टीवी देखने की आदत को और भी सोशल बना सकते हैं। अगर आप बिंज वॉच नहीं करते तो आपके पास इंतजार करने के लिए कई चीजें बचती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बिंज वॉचिंग से बच कर रहे और अपने दोस्तों के साथ टीवी देखने को अपनी आदत में शामिल कर ले। इस लिस्ट में आप क्रॉकेट खेलना भी शामिल कर सकते हैं। ये दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का एक अच्छा मौका हो सकता है। ये गेम बहुत ही इनफॉर्मल और स्लो है, जिससे आपको लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है। बात करते हुए आपके पास करने के लिए भी बहुत कुछ होता है। इस गेम को आप पास के ही किसी पार्क में या घास के किसी मैदान पर आराम से खेल सकते हैं। इस दौरान आप पिकनिक के लिए जरूरी सामान ले जा सकते हैं, जिसे आप गेम के बाद एंजॉय कर सके। इसके साथ ही आप अपनी सोसाइटी, बिल्डिंग या अपार्टमेंट में एक शेयर लाइब्रेरी खोल सकते हैं, जो हुगुलिक का एक बेहद सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है। इस लाइब्रेरी को आप इस रूल के साथ चला सकते हैं कि जब भी कोई वहां से किताब लेकर जाए तो उसे एक किताब लाइब्रेरी में ही छोड़कर जानी होगी। किसी बिल्डिंग में जब आपका स्वागत किताबों के साथ होता है तब एक अलग ही हुगो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अपनी सोसाइटी में एक मिनी लाइब्रेरी सेट करने के लिए आपको ज्यादा सामान जुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कुछ किताबें, शेल्फ और सीडी के जरिए इसकी नींव रख सकते हैं। आग को हुगो का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसमें धीमी आंच पर खाना पकाना और लोगों से मिलना जुलना शामिल है। डेनमार्क में फायरप्लेस को हुगो एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इसके आसपास बैठकर लोगों से बातें करके एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। अगर बातें भी ना हो तो भी लोगों की खामोशी की आवाज सुनने से रिश्तों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा आप गर्मियों के दौरान आउटडोर फिल्म स्क्रीनिंग का भी आयोजन कर सकते हैं। कोपेनहेगन में ऐसी स्क्रीनिंग का आयोजन अगस्त में होता है, क्योंकि जून और जुलाई की शामों में रोशनी बहुत तेज होती है। हालांकि बाहर फिल्म देखते हुए आवाज सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ ही आपको जमीन पर ही बैठकर बिना किसी सहारे के फिल्म देखनी होती है, लेकिन फिर भी ये मोमेंट बहुत ही हुगलिक होता है। माइक वाइकिंग अपना अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि वो भी अपने दोस्तों के साथ फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, जहां वो कैंप लगाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, शराब पीते हुए दोस्तों से बात करते हैं और फिल्म शुरू होने के लिए काउंट डाउन करते हैं। आपके पास कई चीजें ऐसी होंगी जिनकी आपको जरूरत नहीं होगी और आप उन्हें बेचकर उनसे छुटकारा पाना चाहते होंगे। इसके लिए आप एक तरीका आजमा सकते हैं कि आप एक स्वैप पार्टी का आयोजन करें, जिसमें आप अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को बुला सकते हैं। इस पार्टी के रूल बहुत ही आसान है। आप लोगों से कहें कि वो कोई एक ऐसी चीज लेकर आए जो उनके काम की नहीं है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के काम जरूर आ सकती है। ये तरीका आपकी जेब के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसके जरिए आप उन चीजों से छुटकारा तो पाएंगे ही जो आपको यूज नहीं करनी, वही आप ऐसी चीजें भी पा सकेंगे जिसकी आपको जरूरत है। इस लिस्ट में 9 नवंबर पर पहाड़ों के किसी कॉटेज में समय गुजारना है। यूं तो ठंड में कंबल के अंदर पड़े रहना ही सबको अच्छा लगता है, मगर जब आप कंबल में ही पड़े हुए चाय की चुस्की ले और आपके आंखों के आगे बर्फ का नजारा हो तो ये एक्सपीरियंस और भी हुगलिक हो जाता है। ऐसा करने के लिए आप पहाड़ों में लकड़ी के कॉटेज तलाश सकते हैं और अच्छे एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हुगो का अनुभव करने के लिए गेम्स खेल सकते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि खेल ये बड़ी उम्र के लोगों के लिए नहीं है, मगर एक स्टडी के मुताबिक हम लोग सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं जब हम मनोरंजन एक्टिविटी में शामिल होते हैं। हालांकि गेम खेलते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसके रिजल्ट पर ध्यान न दें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग सिर्फ रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, चाहे वो जिम हो या जॉब।
अगर आप कभी कोपेनहेगन जाते हैं तो आप वहां इनमें से कुछ जगहों पर जाकर हुगलिक का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली जगह है नायहैवन नाम का हार्बर। ये हार्बर राउडी सेलर्स और लेडीज ऑफ प्लेजर से घिरे एक शहर का हिस्सा हुआ करता था। मगर यहाँ आज आप मसालेदार हेडिंग और स्नैप्स के लिए फेमस कई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। अगर आप इनके शौकीन नहीं है और मौसम अच्छा है तो यहाँ के लोकल लोगों की तरह किसी दुकान से कुछ बियर खरीदे और इसकी चुस्कियाँ लेते हुए बुलवॉक पर एक जगह बैठ जाए और वहां से पूरे शहर का नजारा देखे। कोपेनहेगन की दूसरी सबसे पॉपुलर जगह है ला ग्लेस। ये शॉप केक के लिए मानी जाती है। यूं मान लीजिए कि यहाँ आकर आप क्रीम में डूब सकते हैं। इस जगह को साल 1870 में बनाया गया था। यह डेनमार्क की सबसे पुरानी कन्फेक्शनरी शॉप है। कोपेनहेगन की तीसरी सबसे पॉपुलर जगह है टाइवली गार्डन। टाइवली गार्डन को साल 1843 में बनाया गया था। यह इस शहर का सबसे खास टूरिस्ट प्लेस है, जहां कई लोग इसे देखने के लिए एनुअल पास भी खरीदते हैं। यहाँ कई लोग गर्मियों के दौरान आते हैं। हालांकि यहाँ आने और हुगो का एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे अच्छा समय क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव माना जाता है। इस दौरान इस गार्डन को खूबसूरती से सजाया जाता है और रोशनी का त्योहार भी मनाया जाता है। सर्दियों के दौरान लाखों लाइट से सजा ये गार्डन अंधेरे में एकदम जादुई लगता है। इस मौके पर आप गार्डन के बोनफायर में ग्लॉग का मजा ले सकते हैं या निम बार के फायरप्लेस से आग सेक सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिश्चियन शॉन में बेटिंग का मजा भी ले सकते हैं। क्रिश्चियन शॉन शहर के बीच का हिस्सा है, लेकिन इनर हार्बर ने इसे शहर के बाकी हिस्सों से अलग किया हुआ है। शहर के इस हिस्से में बहुत सी कैनल्स है जो आपको एम्स्टर्डम की याद दिला सकती है। शहर के इस हिस्से का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक नाव किराए पर ले और कैनल्स के किनारे बोटिंग करें। हो सके तो कंबल, शराब और पिकनिक की बास्केट भी अपने साथ ले जाए। कोपेनहेगन की मशहूर जगहों में से एक है ग्रैब्रो ड्रेटोव। पुराने घरों से घिरा ये स्क्वायर आपको सदियों पीछे ले जाएगा। साल 1238 में बने इस हुगलिक स्क्वायर को ग्रे ब्रदर्स की मोनेस्ट्री का नाम मिला है। इस स्क्वायर में बहुत सारे कोजी रेस्टोरेंट है। यहाँ के पिडर ओक्स में आप क्लासिक डेनिश स्मोरेब्रॉड का स्वाद ले सकते हैं और साथ ही फायरप्लेस का भी मजा उठा सकते हैं। यहाँ तक कि इस जगह हेयर ड्रेसिंग सैलून में भी एक फायरप्लेस है। इसके अलावा यहाँ आपको एक फ्रेंच बुलडॉग भी देखने को मिलेगा जो आपके बाल कटवाते समय खुशी से आपकी गोद में सो जाएगा। ये पूरा माहौल आपको हुगो का अनुभव कराएगा। कोपेनहेगन की अगली हुगलिक जगह है वियाने डम्सवाय। यहाँ पर साइकिल चलाने वालों और पैदल चलने वालों के बीच कार जिगजैग करती हुई नजर आएंगी। ये छोटी सी गली आपकी जिंदगी को थोड़ा धीमा कर देगी और साथ ही फूलों और कॉफी की महक आपको हुगो का एहसास दिलाएगी। फूल बेचने वाले कैफे, वाइन बार और इंटीरियर डिजाइन की दुकानें इसे एक आलस भरी और हुगलिक दोपहर बिताने के लिए शानदार जगह बनाती है। इसके अलावा यहाँ के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास प्लाजा होटल में आपको वो लाइब्रेरी बार भी मिलेगा जो साल 1914 में खोला गया था। यहाँ आपको सोफे, लकड़ी के पैनल, चमड़े से बंधी किताबें और हुगलिक लाइटिंग देखने को मिलेगी। ये बार समय समय पर लाइव म्यूजिक परफॉर्म भी कराता है, इसलिए एक खामोश रात में डीप कन्वर्सेशन के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। अगर आप क्रिसमस के दौरान यहाँ जाते हैं तो आपको छत से उल्टा लटका हुआ क्रिसमस ट्री भी देखने को मिलेगा। कोपेनहेगन में ऐसी कई हुगलिक जगह है जिन्हें स्मोरेब्रॉड के लिए जाना जाता है। ये स्मोरेब्रॉड एक तरह की खुली सैंडविच है जिसे राई ब्रेड पर बनाया जाता है। इस पर बहुत सारी टॉपिंग्स होती है जिसमें बफेलो मीट, अंडे और सी फूड शामिल होते हैं। इसे खाकर आप पूरी तरह से डेनिश लंच का हुगो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके साथ बियर और स्नैप्स भी सर्व की जाती है। अब इस एपिसोड की चर्चा पर फुल स्टॉप लगाते हैं और शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जहां क्रिसमस के हुगो एक्सपीरियंस पर चर्चा होगी। डेनमार्क के लोगों को क्रिसमस से खास लगाव होता है। इसका नाम सुनते ही उनके चेहरे पर अलग सी चमक देखने को मिलती है। डेनिश भाषा में कहे तो क्रिसमस डेनमार्क के लोगों के लिए परफेक्ट हुगलिक मोमेंट है।
दिसंबर के महीने में डेनमार्क का मौसम बहुत खराब हो जाता है। ऐसे में लोगों को पूरा दिन कंबल ओढ़कर घर पर ही रहने का मन करता है। लेकिन लोग ऐसा करने के बजाय इस मौसम का फायदा उठाते हैं और हुगो का एक्सपीरियंस करते हैं। दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें महीने भर हुगो का माहौल बना रहता है। इसके लिए ये लोग खास तैयारियां करते हैं। यहाँ तक कि डेनिश क्रिसमस ट्री भी फ्रेंच, ब्रिटिश और जर्मन क्रिसमस ट्री से बहुत अलग होता है। असल में ये क्रिसमस ट्री हुगो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। इस महीने में डेनमार्क के अलग अलग कोने में बसे लोग अपने अपने होम टाउन लौटने लगते हैं। असल में एक हुगो क्रिसमस का अनुभव तभी होता है जब सभी दोस्त और परिवार एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक हुगोलिक क्रिसमस इस बात पर ही टिका हुआ है कि दूसरों की कंपनी में हम सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उनके साथ एक टेबल पर खाना खाकर उनसे मिलने और बात करने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। यही मोमेंट ऐसा होता है जब क्रिसमस पूरी तरह से हुगोलिक बन जाता है। क्रिसमस के साथ कई रीति रिवाज और परंपराएं जुड़ी हुई है। चाहे वो इस मौके पर बनने वाला खाना हो या सजावट, इन सभी को खास परंपराओं का ध्यान रखते हुए ही पूरा किया जाता है। डेनिश खाना मीट से बनी डिशेस के लिए माना जाता है। इसमें मीट, फैट और ढेर सारे कार्ब्स होते हैं। वही क्रिसमस पर बनने वाला ये डेनिश फूड भुने हुए पोर्क और डक मीट के लिए काफी पॉपुलर है। इसके साथ ही इस मौके पर बने बॉइल्ड पोटैटोज, रेड कॉलीफ्लावर और अलग अलग तरह के ब्रेड इस खाने को और भी लजीज और हुगो बना देते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस के मौके पर रिजलमंड नाम की एक डिश भी सर्व की जाती है, जिसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम और आधा हिस्सा उबले हुए चावलों से बनाया जाता है। इसमें काजू, बादाम और चेरी सॉस की टॉपिंग लगाई जाती है। इसके अलावा कोई भी क्रिसमस बिना किसी सजावट के पूरा नहीं होता। ये लोग अपने दादा परदादा के जमाने से चली आ रही तरीकों का इस्तेमाल करके इस मौके पर सजावट करते हैं। इसके साथ ही ये जानवरों, क्रिसमस फादर और पेपर को काटकर बनाए गए हार्ट्स को भी सजावट में शामिल करते हैं। असल में पेपर से काटकर बनाए गए ये हार्ट्स और ग्लॉसी पेपर्स को डबल करके काटा जाता है। इससे क्रिसमस की रौनक और बढ़ जाती है। ये पेपर कटिंग हार्ट्स डेनमार्क के अलावा किसी और देश में देखने को नहीं मिलते। इनका जन्म हांस क्रिश्चियन एंडरसन के आर्ट से हुआ था, जो पेपर कटिंग आर्ट के मास्टर माने जाते हैं। पेपर कटिंग के साथ साथ कैंडल्स की भी क्रिसमस पर काफी इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि पूरे दिसंबर डेनमार्क में अंधेरा रहता है, इसलिए कैंडल्स के साथ और भी सोर्सेस से रोशनी की जाती है। वही क्रिसमस के लिए दिसंबर में एक खास किस्म की कैंडल्स जलाई जाती है, जिस पर एक टेप से 1 से लेकर 24 तक डेट लिखी जाती है और इसे उसी डेट के हिसाब से जलाया जाता है। डेनमार्क के लोग सिर्फ इस कैंडल के जरिए ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीकों से क्रिसमस के लिए काउंटडाउन करते हैं। इसके लिए कैलेंडर, गिफ्ट और तरह तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती है। लकड़ी या कार्डबोर्ड के बॉक्स इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन बॉक्स में छोटे क्रिसमस बल्ब और मिठाइयाँ दी जाती है। इसके अलावा कुछ परिवार अपना अलग कैलेंडर भी बनाते हैं। क्रिसमस आने तक बच्चों को रोज एक गिफ्ट दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है टीवी कैलेंडर की, जो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर है। ये टीवी कैलेंडर इस इंतजार की घड़ी को और भी हुगोलिक बना देता है। हर साल क्रिसमस के मौके पर टीवी चैनल्स अपने अपने जूल कैलेंडर बच्चों के लिए लेकर आते हैं। ये जूल कैलेंडर असल में 24 एपिसोड की स्टोरी होती है, जो क्रिसमस की इम्पोर्टेंस से जुड़ी होती है। इसका क्लाइमैक्स 24 दिसंबर के दिन होता है। इस दिन बच्चों के माँ बाप क्रिसमस की तैयारियों में लगे होते हैं और उनके बच्चे इन स्टोरीज को देखकर हंस रहे होते हैं, जिससे उनके माँ बाप के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। क्रिसमस की इतनी सारी तैयारियों और इसे हुगोलिक बनाने के प्रेशर के बीच लोग एक रेस में लग जाते हैं। ऐसा करने से क्रिसमस को हुगोलिक बनाने का मेन मोटिव ही खत्म हो जाता है। इसलिए इसे या किसी अन्य त्योहार को खुशहाल बनाने का ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उसका मेन मोटिव ही खत्म हो जाए। इसी के साथ क्रिसमस के हुगो एक्सपीरियंस की चर्चा यही खत्म होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गर्मियों में हुगो का एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। आप जुड़े रहिए कुकू एफएम के साथ,
जहां हम करेंगे द लिटिल बुक ऑफ हुगो बुक पर चर्चा। डेनमार्क में गर्मियों के दिनों में साल के बाकी मौसमों की तरह फायरप्लेस, कैंडल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बावजूद गर्मियों में हुगलिक का एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। गर्मियां ये बताती है कि डेनमार्क में सर्दियों के मौसम के अलावा भी हुगो का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इस मौसम में उगी घास, सूरज की धूप से टैन हुई स्किन और नमकीन पानी हुगो का एहसास कराती है। हालांकि ये हुगो सर्दियों के हुगो से अलग होता है, लेकिन इसे सर्दियों का हुगो से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। सूरज की धूप और गर्मी का इस्तेमाल करके हुगो का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। इन्हीं के इस्तेमाल से अच्छे खाने और आपसी तालमेल बढ़ाया जा सकता है। इस मौसम में लोग अक्सर पेड़ों के नीचे किताबें पढ़ते और गर्मियों की लंबी रातों में बारबेक्यू का मजा लेते हुए पाए जाते हैं। आप भी डेनमार्क में सर्दियों के मौसम के अलावा भी हुगो का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इस मौसम में उगी घास, सूरज की धूप जा सकता है। गर्मियां ये बताती है कि डेनमार्क में सर्दियों के मौसम के अलावा भी हुगो का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इस मौसम में उगी घास, सूरज की धूप से टैन हुई स्किन और नमकीन पानी हुगो का एहसास कराती है। हालांकि ये हुगो सर्दियों के हुगो से अलग होता है, लेकिन इसे सर्दियों का हुगो से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। सूरज की धूप और गर्मी का इस्तेमाल करके हुगो का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। इन्हीं के इस्तेमाल से अच्छे खाने और आपसी तालमेल बढ़ाया जा सकता है। इस मौसम में लोग अक्सर पेड़ों के नीचे किताबें पढ़ते और गर्मियों की लंबी रातों में बारबेक्यू का मजा लेते हुए पाए जाते हैं। आप भी डेनमार्क के लोगों की तरह 5 सजेशंस की मदद से गर्मियों में हुगो का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गर्मियों में हुगो का एक्सपीरियंस करने के लिए पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अलग अलग फ्रूट्स के बगीचों में जा सकते हैं। किसी बगीचे में जाकर फूल तोड़ने और वहां समय गुजारने से ज्यादा हुगो किसी में नहीं है। माइक वाइकिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ सेब और बेरी तोड़ने के लिए डेनमार्क के एक आइलैंड फेजो में आया करते थे। इसी तरह आप भी किसी बगीचे में जाकर वहां फल तोड़कर उससे जैम बनाने की रेसिपी जानकर अपना दिन हुगो बना सकते हैं। इसके अलावा आप गर्मियों में अपने परिवार और दोस्तों के लिए बारबेक्यू पार्टी भी रख सकते हैं। यकीन मानिए, इससे ज्यादा हुगो एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस तरह का चलन दुनिया के और भी हिस्सों में देखने को मिलता है। इस मौके पर आप अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को इनवाइट करके उनके साथ कुकिंग करने का मजा भी उठा सकते हैं। इस दौरान जब आप बारबेक्यू जला रहे होंगे तो कोयले में आग से सही टेम्परेचर तक पहुंचने का इंतजार करते वक्त आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। इसके साथ ही आप गर्मियों के मौसम में कम्युनिटी गार्डन ज्वाइन कर सकते हैं या खुद ही इसे बना भी सकते हैं। कम्युनिटी गार्डन के जरिए आप शहर में भी गांव का हुगलिक माहौल बना सकते हैं। इसके जरिए आपके पड़ोस के लोगों से आपका रिश्ता अच्छा होता है और आपस में ब्रदरहुड की भावना भी पैदा होती है। इतना ही नहीं, इसके जरिए हमारी जिंदगियों में भागदौड़ की वजह से आ रहे अकेलेपन और प्यार की कमी को भी दूर किया जा सकता है। किसी संडे की दोपहर गार्डन में काम करके जो हुगो का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गर्मियों के मौसम में आप अपनी लोकल फार्मर मार्केट जाकर वहां से स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, मेलन, मैंगो और उस मौसम में उगाई जाने वाली कई और फलों और सब्जियां ला सकते हैं। इसके साथ ही आप ब्रेड और पनीर की खरीदारी ले। ये सब खरीदारी करके आप अपने कुछ खास दोस्तों या किसी खास इंसान के साथ समुंदर किनारे किसी बीच पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ये गर्मियों में की जाने वाली सबसे हुगलिक एक्टिविटी है। आप इस तरह अपना पूरा दिन बात करने, किताब पढ़ने और कुछ न करने की आज़ादी का जश्न मनाते हुए गुजार सकते हैं। गर्मियों के मौसम में एक और हुगो एक्टिविटी है जिस पर आप हाथ आजमा सकते हैं। वो एक्टिविटी है साइकिल पर शहर घूमने की। अगर आपके पास साइकिल नहीं है तब आप साइकिल किराए पर लेकर भी अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं। आप जब ये एक्टिविटी कार्गो साइकिल पर करेंगे तो आपका हुगो एक्सपीरियंस दोगुना हो जाएगा। कार्गो साइकिल्स पर आप आसानी से 1-2 लोगों को बिठा सकते हैं। इस 3 पहिए की साइकिल पर आप आगे बने बड़े बॉक्स में अपने पेट या कोई सामान भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साइकिलिंग ही करें, आप वॉक या ड्राइव करके भी शहर घूम सकते हैं।
डेनमार्क की एक और खास बात यह है कि इसे लोगों के बाइक लव के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में जब पूरा देश साइकिलों में काफी इन्वेस्ट कर रहा है और साइकिल जर्नी के लिए फायदेमंद भी हो, तब लोगों का बाइक लवर होना बड़ी बात है। डेनमार्क के एक सर्वे के मुताबिक जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अपनी बाइक से सफर करते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं। यही वजह है कि डेनमार्क की सड़कों पर बाइकों का काफिला साफ नजर आता है। तो इस एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह से आप अपनी गर्मियों को हुगो एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अब समय आ गया है अपने अगले एपिसोड की ओर बढ़ने का, जहां हमारी चर्चा हुगो के एलिमेंट्स पर होगी। किसी भी मोमेंट में हुगो एक्सपीरियंस करने के लिए 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स या डायमेंशंस मोमेंट के स्वाद, आवाज, खुशबू, एहसास और नजारे को मिलाकर बनते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन डायमेंशंस पर। स्वाद या टेस्ट हुगो का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये कुछ डिशेस से जुड़ा हुआ है। हालांकि हम जो खा रहे हैं उसका फ्रेश होना या उससे किसी और तरह की क्वालिटी का जुड़ा होना जरूरी नहीं है। हुगो से अक्सर जिस तरह का टेस्ट जोड़कर देखा जाता है वो खाने की मिठास है। जैसे अगर आपको एक चाय का कप और ज्यादा हुगोलिक बनाना है तो उसमें और ज्यादा शहद मिला दीजिए, या मान लीजिए कि आपको किसी केक को हुगोलिक बनाना है तो आप उसमें आइसिंग ऐड कर दीजिए। इस तरह अगर आप अपने स्ट्यू को हुगोलिक बनाना चाहते हैं तो उसमें वाइन मिलाइए। अब बात करते हैं हुगो से जुड़े साउंड की। जलती हुई लकड़ी से निकलती कड़क और जोरदार आवाज ही असली मायनों में हुगोलिक साउंड है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप आग जलाए बिना हुगोलिक साउंड को महसूस नहीं कर सकते। दरअसल कई और आवाजें भी हुगोलिक हो सकती है। असल में हुगो किसी आवाज के ना होने पर भी एक्सपीरियंस की जा सकती है, क्योंकि उस मोमेंट में आप कोई भी शांत आवाज या शोर सुनकर उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे छत पर बारिश की बूंदों की आवाज, खिड़की से आती हवा की आवाज, हवा से हिल रहे पेड़ों का शोर या फिर लकड़ी के फर्श पर चलने की आवाज। देखा जाए तो किसी इंसान के ड्राइंग करने, खाना बनाने और कपड़े पहनने की आवाज भी हुगोलिक हो सकती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी सेफ माहौल की आवाज हुगो का साउंड ट्रैक हो सकती है। जैसे अगर आप सेफ फील कर रहे हैं तो बादलों और बिजली के गरजने की आवाज भी हुगोलिक हो सकती है। कुछ स्मेल ऐसी होती है जो आपको सेफ और कंफर्ट का एहसास कराती है, जैसे बेकरी से आ रही खुशबू, या बचपन में एप्पल के गार्डन की महक, या अपने माँ बाप के घर की जानी पहचानी खुशबू। यही स्मेल हमें हुगो का एक्सपीरियंस कराती है। अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग हुगोलिक स्मेल हो सकती है। जैसे किसी इंसान को सिगरेट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो वही किसी इंसान के लिए यह महक सिर दर्द की वजह बन सकती है। मगर एक हुगोलिक स्मेल की ये क्वालिटी होती है कि वो आपको सेफ्टी और प्यार का एहसास कराती है। अब बात करते हैं हुगो से जुड़े एहसास की। घर पर रखा कोई भी पुराना सामान जिसे बनाने में बहुत वक्त लगा हो, वो हाल ही में बने नए सामान से ज्यादा हुगोलिक होने की फील देता है। या यूं कहे कि छोटी छोटी चीजें बड़ी चीजों से ज्यादा हुगोलिक होती है। डेनमार्क के लोग प्रिंसिपल्स में यकीन रखते हैं। इसका असर यहाँ की बिल्डिंग्स में भी देखा जा सकता है, जो सिर्फ 3 या 4 फ्लोर की ही होती है। इसके अलावा लकड़ी, क्ले, ऊन और लेदर से बनी चीजें भी हुगोलिक होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी ऐसी जगह का एहसास जहां आप बाहर की ठंड के मुकाबले गर्माहट महसूस कर सके, वही हुगोलिक फीलिंग है। आखिर में चलते हैं हुगो एक्सपीरियंस से जुड़े नजारों की ओर, जिन्हें देखने से आंखों को सुकून मिल सकता है। हुगो का एक्सपीरियंस धीमे मूवमेंट वाली चीजों को देखने से मिलता है, जिसे धीरे से गिरती बर्फ या आग से उठती लपटें, यानी हमारे आसपास के नेचुरल मूवमेंट्स और डार्क व नेचुरल कलर्स हमें हुगोलिक नजारा दिखाते हैं। ये थे हुगो के 5 एलिमेंट्स। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के लोग ये जानने में लगे हैं कि कुछ देशों के लोग बाकी देशों के लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश कैसे हैं।
इसके साथ ही दुनिया भर के देश अपनी सफलता को इकोनॉमी के बढ़ने के साथ लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी मेजर करने लगे हैं। अब सिर्फ जीडीपी ही एक देश की सफलता का पैमाना नहीं रह गया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देश डेनमार्क के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर रहने की वजह को समझने भी लगे हैं। खराब मौसम और हाई टैक्स रेट के बावजूद ऐसा करना वाकई एक अचीवमेंट है। डेनमार्क में खुशियों की वजह की बात की जाए तो यहाँ के लोगों के जेनेटिक्स, उनके बीच के रिश्ते, हेल्थ, इनकम, जॉब और आज़ादी का एहसास खुश रहने के बड़े फैक्टर माने जाते हैं। इसके साथ ही डेनमार्क के सरकार की वेलफेयर स्कीम ने वाकई लोगों को फायदा पहुंचाया है। सरकार की ओर से मिल रही फ्री हेल्थ केयर, फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन और बेरोजगारी बेनिफिट की सुविधाएं लोगों को खुश रहने में मदद कर रही है। इसके अलावा डेनमार्क के लोगों का भरोसा उन्हें खुश रहने की लिस्ट में टॉप पर पहुंचाता है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के रिश्ते उनकी खुशियों पर बड़े पैमाने पर असर करते हैं। जब इंसान की सारी बेसिक ज़रूरतें जैसे खाना, पानी, नींद और सेफ्टी पूरी हो जाती है, तब वो प्यार और लोगों से जुड़ाव की तलाश में निकलता है। डेनमार्क के लोग इस रिश्ते और जुड़ाव के एहसास को पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। इसी की वजह से आज वो अपने रिश्तों को मजबूत कर पाए हैं और उन्होंने ढेर सारी खुशियां भी हासिल की है। इसके अलावा डेनमार्क की सफलता में हुगो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हुगो कॉन्सेप्ट में लोगों को ये सिखाया जाता है कि कैसे वो छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना सीखे, खुद से प्यार का एहसास करे और जिंदगी में जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहे। हुगो के यही रूल डेनमार्क के लोगों को खुशियां एंजॉय करना सिखाते हैं। इसका असर उनकी जिंदगी पर भी देखने को मिलता है। कई स्टडीज के मुताबिक जो लोग अपने आसपास के लोगों और नेचर के शुक्रगुजार रहते हैं वो साइकोलॉजिकली, फिजिकली और सोशली फायदे पाते हैं। ऐसे लोग पॉजिटिविटी और जोश से भरे होते हैं और साथ ही वो अच्छी नींद और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी हासिल कर लेते हैं। इस तरह वो एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो खुशी या खुश रहना एक नजरिया है। यह एक ऐसा इमोशन है जो आपके अंदर से निकलता है। अगर आप पॉजिटिव इमोशन से भरे होंगे तो आपके लिए खुश रहना वाकई आसान होगा। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज में शामिल होने से भी हमारी उदासी दूर होती है और हमें खुश रहने में मदद मिलती है। इन्हीं एक्टिविटीज को हुगो कॉन्सेप्ट में शामिल किया गया है। जिंदगी में खुशियों की तलाश सबको है, लेकिन भागदौड़ भरे स्केड्यूल में इंसान खुशियां तो दूर, छोटे छोटे पलों को भी एंजॉय करना भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि जिन छोटे छोटे पलों को वो इग्नोर कर रहा है, असल में खुशियां वही देते हैं। माइक वाइकिंग की किताब द लिटिल बुक ऑफ हुगो के समरी में हमने इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को एक्सपीरियंस करने पर चर्चा की है। इस चर्चा से हमने ये जाना कि खुश रहने के लिए किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों और लोगों के साथ से इन खुशियों को बढ़ाया जा सकता है। इस किताब के जरिए हमने लोगों के साथ रिश्ते बनाने और अलग अलग तरह के डिशेस से खुशियां पाने पर तो चर्चा की ही है, साथ ही हमने ये भी जाना कि मौसम चाहे कैसा भी हो, खुशियां इसकी वजह से पोस्टपोन नहीं की जा सकती। इसके अलावा हमने छोटी छोटी चीजों को जोड़ने से कोजी माहौल बनाने पर भी बात की। इतना ही नहीं, इस किताब के जरिए हमने डेनमार्क के कल्चर, आर्ट और डिजाइन पर भी नजर डाली, जो घर बैठे बैठे एक नए देश में घूमने जैसा ही अनुभव है। इसके साथ ही कोपेनहेगन की अलग अलग जगहों से भी हम रूबरू हुए। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि कुकू एफएम की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट